अगली सुबह स्नेहा जल्दी ही सो के उठ गई थी। वो अपने कमरे से निकल हॉल में आई, तभी उसकी नज़र सोफे पे बैठी नित्य पे गई, जो कि अपने हाथ में कुछ मैगजीन लिए हुए बैठी थी। स्नेहा अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए उसके पास गई और उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई और स्नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, नित्य तुम क्या कर रही हो? उसकी बात सुन नित्य ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जॉगिंग कर रही हूँ, तुम भी करोगी? नित्य बिना किसी भाव के जवाब दिया। वही उसका उल्टा जवाब सुन स्नेहा उस घूरने लगी। फिर नित्य की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए बोली, नित्य मुझे माफ कर दो, उस रात मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से उस दिन तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा खतरा आ गया था। प्लीज नित्य मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है मैंने उसी दिन जो कुछ भी किया था उसके लिए तुमने मुझे मार के बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं क्या करती तुम ही सोचो। बचपन में जब मुझे गोद लिया गया था उस वक्त मैं छोटी थी, जिस कारण मुझे नहीं पता था कि मैं इस घर की रियल बेटी नहीं हूँ। और जब मुझे पता चला कि सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस में नहीं कोई और है, मैं तो सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ, तो मुझे कैसा लगा होगा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मॉम डैड भी तुम्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन देने लगे और मुझे तो वो लोग एक दिन में भूल गए। इसी जलन और गुस्से में मुझसे ये सब हो गया। और वो वीडियो जो तुमने होटल में देखा था मेरा और शान का, उस वक्त में बहुत ज़्यादा नशे में थी, जिस कारण मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। नित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देख, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो एक्टिंग में अच्छी, शायद इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बार ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ गई। स्नेहा अभी आगे कुछ बोलती, नित्य अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले वह से चली गई। उसको स्नेहा की एक्टिंग देखने में या उसकी बकवास सुनने में की इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से सीधा बाहर की तरफ चली गई। वही स्नेहा भी इसको जाते देख रही थी। उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी जो कि नित्य के लिए सही नहीं था। नित्य जैसे ही सिंघानिया पैलेस से बाहर आए उसके सामने एक लड़का आके खड़ा हो गया। उसे देखते ही नित्य के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे वो उस लड़के को अभी मार देगी, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन को छिपा लिया और अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगी। उसके सामने इस वक्त यश खड़ा था जो कि उसको ही देख रहा था। इस बात से बेखबर दो जलती हुई आंखें उस पे ही बनी हुई थी। ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि मोक्ष की थी, जो कि अपनी कार में बैठा था, कब से नित्य के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने नित्य के सामने किसी लड़के को ऐसे अचानक उसका रास्ता रोकते देख उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। नित्य यश को इग्नोर कर आगे जाने लगी कि तभी उस यश ने फिर से उसके रास्ते को रोकते हुए बोला, नित्य तुमने मुझे पहचान में? यश हम उस दिन मिले थे। नित्य ने सीधा जवाब दिया, नहीं मुझे याद नहीं है और अब मेरा रास्ता छोड़ो। उसकी बात सुन यश का चेहरा कला पड़ गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नित्य कुछ ऐसा जवाब देगी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नित्य ने फिर से उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ी, तभी उसके कान में यश की आवाज गई जो बोल रहा था, नित्य क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलेगी? उसकी बात सुन नित्य ने बिना अपने कदम रोके जवाब दिया, नहीं। उसके बाद वो अपने वहां से निकल उस तरफ गई जहां पे मोक्ष की कार रुकी हुई थी और मोक्ष उसका इंतजार कर रहा था। मोक्ष जल्दी से अपनी कार से बाहर आया और बैक सीट का दरवाज़ खोल नित्य को बैठने का इशारा किया। नित्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसको थैंक यू बोलकर मैं बैठ गई। वही मयंक जो कि कार के दूसरे साइड खड़ा था, उसने मोक्ष के लिए कार की डोर को ओपन किया। मोक्ष के बैठने के बाद कार अपनी मंजिल पे निकल पड़ी। मोक्ष जैसे ही कार में बैठा उसने नित्य को कमर से पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया और उसको किस करने लगा। वही उसके इस एक्शन से बेचारा मयंक तो सदमे चला गई। उसको सड़क पे गड़ा भी दिखाई नहीं दिया और कार की हल्की सी लड़खड़ा गई। कार के लड़खड़ाने से मयान अपने होश में आया और जल्दी ही स्टीयरिंग व्हील को संभल ही और अपने आप से बोला, बॉस तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज निकले, और अपनी साइड से एक बटन प्रेस कर दिया जिसे कार में पार्टीशन चालू ही गया था। जिसे देख मयंक ने चैन की सांस ली और बोला, किसी ने सच ही कहा, प्यार अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। अभी बॉस को देख लो, कार में एक अच्छा खास सिंगल इंसान बैठा है और ये महासे है कि उसकी के सामने रोमांस कर रहे हैं। हाय री मेरी सिंगल जिंदगी कब आए मेरे सपने की रानी। बेचारा इस बात से अनजान कि अभी सिंगल है तो खुश है, जब ये मिंगल होगा तो रोज एक नया तूफान देखेगा। ये बोलकर मिंगल होके फंस गया। यार अच्छा खास था सिंगल। वही यश उनकी कार को जाते देख अपने हाथों को मुट्ठी कसते हुए बोला, नित्य चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें मोक्ष के करीब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मोक्ष हमेशा से स्नेहा का था और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, फिर उसके लिए मुझे तुमसे शादी भी क्यों न करना पड़े। याद सोच तो ऐसे रहा जैसे उसका वादा पूरा हो ही जाएगा मोक्ष के रहते। यश सिंघानिया पैलेस में चला जाता है, तभी उसकी नज़र स्नेहा पे जाती है जो कि राधिका जी के साथ बात कर रही थी। स्नेहा को इस रूप में देख यश का धड़कना ही भूल गया था। बचपन का प्यार थी स्नेहा उसका, जिसे वो आज तक अपने दिल से नहीं निकाल पाया था।
लेकिन फिर जल्दी ही उससे नजर हटा वो राधिका जी के पास आके उनके पैर को छू लेता है और बोला, आंटी आप कैसी है। उसकी बात सुन राधिका जी बोली, बेटा मैं तो एकदम ठीक हूँ। तभी यश अपने चेहरे ले परेशान के भाव लिए बोला, आंटी मुझे नित्य ने बताया था कि दादाजी और दादी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। आई एम सॉरी, मैं कल सुबह सुबह मुंबई से बाहर चला गया था इसलिए मैं कल नहीं आ पाया था। वैसे आंटी अंकल और रक्षित ब्रा किधर है। यश की बातें और सवाल सुन रद्दी जी बोली, बेटा वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं अपने दादाजी और दादी माँ से मिलने के लिए। ठीक है आंटी, वैसे आंटी नित्य कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो मोक्ष के साथ आज बाहर गई है। वो लोग कल ही जाने वाले थे लेकिन ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं जा पाए इसलिए मोक्ष ने आज का दिन रख लिया। यश कुछ सोचकर बोला, आंटी आपको नहीं लगता मोक्ष नित्य के लिए सही नहीं है। आंटी मेरी बात का बुरा मत माना लेकिन आपको तो पता है ना मोक्ष कैसा इंसान है। दुनिया उस हार्टलेस डेविल मॉन्स्टर के नाम भूलती है। मुझे तो लगता है उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी, उसकी जान को हर वक्त खतरा रहता है। क्या एक ऐसे इंसान के साथ नित्य का रहना ठीक होगा। यश की टोन सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे नित्य की कितनी चिंता ही रही थी। वही कहीं न कहीं स्नेहा के मन में लड्डू फूट रहे थे। आखिर उसको पता था कि यश लोग ही बहुत अच्छे मैनिपुलेट कर सकता था, जैसे वो इस वक्त राधिका जी को रहा था मोक्ष और नित्य के रिश्ते के खिलाफ। यश अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोला, आंटी नित्य अभी अभी इस घर में आई क्या हो। अगर मोक्ष के साथ रहते हुए किसी ने उसे किडनैप कर लिया, ऐसी बहुत सी प्रोबेबिलिटी है ना आंटी। इसका मतलब साफ है कि नित्य को हमेशा डर के जीना होगा। आंटी मुझे लगता है आपको इस बारे में नित्य से बात करनी चाहिए और मोक्ष से भी, क्योंकि आंटी फ्यूचर किसी नहीं भी नहीं देखा है। उसकी बात सुन राधिका जी कैसे सोच में चली जाती है। फिर वो यश की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें नित्य की इतनी चिंता क्यों हो रही है। यश अपनी नज़र को इधर उधर करने लगता है, फिर बोला, आंटी मुझे चलना चाहिए। मैं तो बस यहाँ के आपको मोक्ष के लिए बताने आया था कि मोक्ष नित्य के लिए सही है। राधिका जी अपने सवाल को फिर से दोहराया तो स्नेहा ने आगे आते हुए जवाब दिया, यश बता दो मॉम को अपने मन की बात, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। उसने बात सुन यश ने अपना सर हिला दिया और बोला, आज से 1 साल पहले मैंने नित्य को अम्यूजमेंट पार्क में देखा। मैं तभी से उससे प्यार करने लगा था लेकिन मेरी खराब किस्मत में उस दिन नित्या से नहीं मिल पाया। और जब मैंने उस दिन नित्य को सिंघानिया पैलेस में देखा तो तब मुझे पता चला कि सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है। मेरे दिल में एक बार फिर से उसके लिए प्यार जाग उठा जिसे मैंने इतने साल तक अपने अंदर दबा रखा था। हाँ माँ, यश सच बोल रहा है। उसने मुझे नित्य की तब की फोटो भी दिखाई। इसी के साथ वो उसके सामने एक फोटो कर देती है। ये फोटो स्नेहा ने तब ली थी जब वो मिश के साथ अम्यूजमेंट कर गई थी। राधिका जी ने स्नेहा के हाथ से फोटो ले ली और उससे देखने लगी। नित्य उनकी प्यारी बेटी थी इसलिए वो मोक्ष से बात करने का सोचती है। आखिर मोक्ष भी उनके लिए उनके बेटे जैसा था, इसलिए वो बस यश की समीपथ्य नजर कस देख सकती थी। उन्होंने यश के कंधे पे हाथ रखते हुए जवाब दिया, बेटा अगर तुम पहले आ गए होते तो शायद मैं तुम्हारी शादी नित्य से करवा देती, लेकिन अब नित्य मोक्ष की मंगेतर है और मैं इस बारे में नित्य से बात करूंगी। उनकी बात सुन स्नेहा और यश दिनों खुश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में रक्षित और ऋषभ जी रात से 12 जग रहे थे ताकि वो अपने पेरेंट्स और दादा दादी का ख्याल रख सके। रक्षित अभी बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था कि तभी एक हाथ उसके सामने कॉफी लेकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़र ऊपर किया और सामने पायल को देख हल्का मुस्कुरा देता है। पता नहीं क्यों लेकिन पायल को देखते ही उसको अपनी सारी टेंशन खत्म होती हुई से महसूस हुआ। उसने उसके हाथ से कॉफी ले ली और उसको अपने पास बैठने का इशारा किया था। पायल के भाई का वार्ड और दादी माँ का वार्ड एक दूसरे के बगल में था। पायल रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अब कैसी है आपकी दादी माँ और दादाजी। उसके सवाल का जवाब देते हुए रक्षित बोला, पहले से बेहतर है। कल जब मैंने उनकी कंडीशन देखा तो मेरे काजोल मुंह को आ गया था। मुझे डर था कि अगर उन्हें कुछ ही गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपनी माँ को संभालूंगा। जब डॉक्टर बोले दादाजी की सर्जरी डॉक्टर नी के अलावा कोई नहीं कर सकता तो मैं और घबरा गया था, क्योंकि डॉक्टर नी कल तक मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन कल मुझे पता चला मेरी बहन ही डॉक्टर नी है। उसकी बात सुन पायल मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, ऐसा होता। तभी रक्षित ने उसको एक सवाल किया, अच्छा ये बात कि नित्य जो कि इतनी फेमस डॉक्टर है उसने अपनी रियल आइडेंटिटी सबसे छुपाती क्यों है। उसका सवाल सुन पायल बोली, अगर आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते हो और उसी सीढ़ी पे आपको कोई ऐसा मिले जो आपके सक्सेस का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे। डॉक्टर नी सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट में से एक है जिन्हें कुछ लोग अपने फायदे के लिए ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुन रक्षित है हो गया, अगर उसकी बहन इतनी स्मार्ट है हो वो ये छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे रही है। क्या उसको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी होगी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स आते हुए बोली, मैडम आपके भाई आपको बुला रहे हैं।
उसके बाद पायल अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर रक्षित को तरफ देखते हुए बोली, बाय, बाद में बात करते हैं। उसके जाते ही रक्षित एकटक उस वार्ड की तरफ देखता जिसमें अभी पायल गई थी। कुछ मिनट तक देखने के बाद वो फिर से लाने काम में लग जाता है, हालांकि कि अब उसका मन काम से ज्यादा पायल के बारे में सोच रहा था। इसलिए वो अपना लैपटॉप बंद कर अपने सर बेंच से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर अगले ही पल खोल लेता है क्योंकि उसको पायल का चेहरा मजारा आने लगा था। उसकी बात सुन रक्षित है हो गया, अगर उसकी बहन इतनी स्मार्ट है हो वो ये छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे रही है? क्या उसको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी होगी? वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स आते हुए बोली, मैडम आपके भाई आपको बुला रहे हैं। उसके बाद पायल अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर रक्षित को तरफ देखते हुए बोली, बाय, बाद में बात करते हैं। अब आगे। इधर कार में नित्य अभी भी मोक्ष की गोद में बैठी हुई थी, उसको घूर रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। नित्य उसको गुस्से घूरते हुए बोली, तुम कम अकल इंसान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बड़ी हो गई हूँ जो तुम मुझे जब देखो तब किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठा लेते हो? वही मोक्ष नित्य के इस तरह से खुद की कम अकल बोलने पर उसको घूरने लगा। मतलब हद है, पूरी दुनिया में मोक्ष राठौड़ का सिक्का चलता है और इसकी गोद में बैठी ये छोटी लड़की उसको कम अकल बोल रही है। लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, क्या करूं निया, तुम तो बहुत रोमांटिक हो, इसलिए मुझे तुम्हें रोमांटिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इसी के साथ वो उसको होठों पे पैक देता है। वही नित्य एक बार फिर से उसको घूरने लगती है। चाहे जो भी हो, इस वक्त मोक्ष को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही। इसी के साथ उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है जो कि एकदम ना के बराबर था। थोड़े ही टाइम में उनकी कार एक खाली जमीन पे रुकी। नित्य और मोक्ष कार से बाहर आए, उन्हीं के कार के पीछे दो और कार रुकी। उसमें से राज और वीर बाहर आए। वीर के हाथ पे में एक कुछ डॉक्यूमेंट थे। वही उनके पीछे से एक आदमी बाहर आया और वो मोक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर राठौड़, मैं इस जमीन का ओनर हूँ, धनराज गिल। मोक्ष ने उसकी तरफ नहीं देखना ही अपना हाथ आगे किया। ये देख धनराज ने अपना हाथ पीछे ले लिए। तभी उसकी नज़र नित्य पे गई, जिसे देख वो ग्रीट करने गया, लेकिन वो अभी उसको कुछ बोलता उससे पहले ही नित्य उस आदमी को इग्नोर करते हुए उस जमीन पे चली गई। उसने जमीन पे नजर घूमते हुए वीर से सवाल से पूछा, वीर, क्या तुमने इस प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है? क्या ये प्रॉपर्टी के सभी पेपर्स जो कि मिस्टर गिल ने हमें दिया है वो सही है? उसकी बात सुन वीर बोला, बॉस, आपके कहने के मुताबिक मैंने इस जमीन के ऊपर जांच की है। ये धनराज आप लोगों को धोखा देना चाहता है। इसने पहले से इस जमीन को बेच रखा है। यही नहीं, उसने जिसे भी ये जमीन बेचा है उसमें लगभग 5 लोग हैं, वो सभी अलग अलग लोग हैं। अगर हमने अभी इस जमीन को खरीद यहाँ पे होटल का काम स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यही ही बॉस, मिस्टर गिल ने किसी भी पेपर को अच्छी तरह से नहीं बनाया है, इसमें वो सभी लोग मिले हुए हैं। वीर की बात सुन मोक्ष और मयंक के साथ साथ नित्य को भी बहुत गुस्सा आया था। आखिर इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उनके साथ खेल खेलने की? नित्य ने बिना धनराज के ऊपर से नज़र हटाए हुए जवाब दिया, वीर, इसकी एजेंसी के ऊपर कैसे करो और एक बात, इसके साथ वो सभी लोगों पे भी कैसे करो जिसने इसका साथ दिया, और शाम तक हमें ये प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए और बॉस काम हो जाएगा, वीर ने जवाब दिया। वही मोक्ष को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी निया उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। उसका बिहेवियर, उसका किसी को भी एक पल में अर्श से फर्श पे लाना नित्य के लिए बाएं हाथ का खेल था। नित्य की पावर के मोक्ष की पावर भी फीकी पड़ जाती है। किंग के सामने दुनिया सर झुकती है, लेकिन किंग चाहे कोई भी हो वो अपनी क्वीन के आगे हार मान जाता है, जैसे यहाँ पे मोक्ष था। मोक्ष अभी नित्य को देखने में बिजी था कि तभी उसके फोन पे एक बीप की मैसेज आया जिसमें हाथ से डन का इमोजी बना हुआ था, जिसे देख मोक्ष के होठों पे मुस्कान आ गई। मोक्ष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, चलो, मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ पे वक्त लग जाएगा, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना कम टाइम लगेगा। फिर वो नित्य का हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसकी कमर पे हाथ रखते हुए बोला, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी निया इतनी स्मार्ट निकलेगी, आज तो मैं तुम्हारा फैन हो गया। वही बेचारा वीर अपना मुंह खोले बस मोक्ष और नित्य को देख रहा था और खुद से राज वाला डायलॉग बोला, अरे ये बॉस इस इंसान को मार क्यों नहीं रही, इसकी जिम्मा कैसे हुई बॉस को छूने की? इसी के साथ वो जल्दी से आगे जाता है और नित्य को मोक्ष से अलग कर अपने पीछे कर लेता है और बोला, बॉस आप चित मत करो, मेरे होते हुए कोई आपको छू नहीं सकता है। फिर वो मोक्ष को घूरते हुए बोला, मिस्टर राठौड़, आप मेरी बॉस के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, वो अभी छोटी है और आप उनसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मेरी बॉस से दूर रहिए, वरना मैं आप पे बहुत सारे कैसे कर दूंगा। आपको शायद लत नहीं है, मैं इंडिया के बेस्ट लॉयर में से एक हूँ, मैंने आज तक जितने भी केस लड़े कभी नहीं हारा हूँ, इसलिए मेरी बॉस से दूर रहिए। इसके साथ वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, चलिए बॉस, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपका इस इंसान के साथ जाना ठीक नहीं है।
वही वीर के इस तरह से नित्य को खींचना जहां मोक्ष को गुस्सा दिला गया तो वही मयंक को हैरान कर गया। किसने सोचा था कि ये 5 फुट का आदमी 6 फुट के शेर के मुंह में हाथ डाल उसके दंत गिने वाला था। दूसरी तरफ यश जब अपने घर आया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पे चोट के निशान था। वो चलते वक्त लड़खड़ा रहा। उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ रही थी। जैसे ही वो में गेट से अंदर आया वो गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे। वही गार्ड जन किसी भिखरी जैसे इंसान को अंदर आते देखते हैं तो उसके पास जाते हुए बोले, ए भिखरी तू यहाँ क्या कर रहा है, चल उठ यहाँ से। उसकी बात सुन यश ने घूरते हुए उस गार्ड को देख और अपने दांत पिसते हुए बोला, हाँ गरे यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखरी कहने की। उसके बाद वो कुछ समय पहले की सोच में चल जाता है जब वो नित्य के घर से बाहर निकलकर स्नेहा को अपना प्लान समझा रहा था। फ्लैशबैक। स्नेहा तुम चीन मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष को पाने में पूरी मदद करूंगा। उसके बाद वो उसके बाय बोल वहां से निकल जाता है। वो आपकी गाड़ी में बैठा ड्राइव कर रहा था कि तभी उसने म्यूजिक प्लेयर इन कर दिया। तभी म्यूजिक प्लेयर से एक गाने की आवाज आई। मुकाबला सॉन्ग प्ले होने लगा था कि अचानक इन ब्लैक वन ने उसको ओवरटेक किया और फिर वन को यश के गाड़ी के सामने झड़ा कर दिया, जिसे देख यश ने एक झटके में ब्रेक मार देता है और अपनी कार से बाहर निकल गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। तभी वो गुंडे बिना कुछ बोले एक बोरी को यश के सिर के ऊपर रख उसको पकड़ लेते हैं और इसी के साथ वह पे किसके चिल्लाने की आवाज गूंज उठी तो किसी मरने की आवाज आ रही थी। यश चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलते हैं। आज उसको बिना शॉप और शैम्पू के धो रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग यश से दूर हुए और उसको वार्निंग देते हुए बोले, अगली बार से किसी की गर्लफ्रेंड वाइफ या फिर फियांसे के ऊपर नजर डाली तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरा होगा। वही यश अपनी गाड़ी से टिक के बैठ गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा था। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। यश अभी सदमे में था ही को तभी उसको गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे वो जल्दी ही अपने होश में आया और इधर उधर देखने लगा और फिर अपनी कार में अपने दर्द को सहते हुए बैठ गया कि अचानक ही रास्ते में उसकी कार भी पंचर हो गई। अब वो वहां से अपने घर तक पैदल रास्ता तय करने लगा। फ्लैशबैक एंड वही अब उसकी नज़र एक बार फिर से अपने सामने गार्ड्स पे गई जो उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में मजाक के भाव थे कि तभी इतना शोरगुल की आवाज़ सुन यश की मॉम गेट से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गार्ड्स किसी भिखारी से बहस कर रहे थे। वो जल्दी से उस तरफ गई। उन्होंने ने एक नज़र सामने खड़े इंसान को देखा और फिर अपने गार्ड से बोली, अरे कामचोरों, अगर ये भिखारी यहाँ से नहीं जा रहा तो उसको धक्के मार के बाहर निकाली। तुम्हारे सामने तो ये किसी हवा की तरह है। वो अभी बोल ही थी कि यश जिसे लगा था उसकी माँ उसको पहचान लेगी। वो बोला, मॉम ये आप कैसी बात कर रही है, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी आवाज़ सुन यश की मॉम ने हैरानी से बोली, बेटा ये तुम हो। फिर परेशान होते हुए उसको सहारा दिया और अपने हस्बैंड को आवाज़ देते हुए बोली, ए जी अरे कहाँ मर गए, देखो हमारे बेटे के साथ क्या हो गया है। वही अपनी पत्नी की आवाज़ सुन यश के पापा भी बाहर आए और बिन उनकी तरफ देखे बोले, ऐसे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि जो तुम मुझे मारन पे तुल गई हो। ये देखो यश को, क्या आप जल्दी से आके मेरी मदद करो ना। उनकी बात सुन अब यश के पापा की नज़र उनकी तरफ गई। जब उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाले उसको दूसरे कंधे से सहारा देने लगे। वो उसको इसी तरफ सहारा देते हुए अंदर लेकर गए और यश को संभल कर सोफे बैठा दिया। ये अभी भी दर्द से कराह रहा था। वहीं उसकी माँ उसके बगल में बैठे एक सर्वेंट से फर्स्ट एड बांस मंगवा उसको दवा लगने लगी। तभी उसके डैड ने उस सवाल किया, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मुझे बातों में उस इंसान को भी छोड़ूंगा। उसकी बात सुन यश बोला, डैड मुझे नहीं पता, मैं तो घर आ रहा अचानक ही एक कार ने मेरी कार को ओवरटेक कर लिए और उसमें कुछ लोगों बाहर निकलकर मेरी ऐसी हालत कर दिया। उसकी बात सुन उसके डैड ने उसको कंज्यूरिंग नजरों से देखते हुए बोले, इसका मतलब है तुम अपना कार ड्राइव कर रहे और किसी ने तुम्हें बिना किसी वजह के ढोल की तरह बजा दिया, क्यों है। यश ने उनकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला। जहां उस वक्त पूरा परिवार ये सोच रहा था कि यश के साथ ऐसा कौन कर सकता, तो वही उनसे कहीं दूर अपनी कार में बैठा मोक्ष उसकी पीते हुए वीडियो देख रहा था। आखिर उसने सुबह उसकी निया का रास्ता जो रोक था। उसके होठों पे डेविल स्माइल थी और चेहरे पे यश की हालत को देख सुकून उसने फिर से किसी को का किया और बोला, आज का काम तुम्हें बहुत अच्छा किया। अब जब भी तुम्हें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हो उसे उस लड़के पे उतरना। एक बात याद रखना, उसको तुम्हें तभी मरना है जब वो सिंघानिया पैलेस से अपने घर जाए, ताकि अगली बार वो सिंघानिया पैलेस जाने से डरे, उसके मन में डर बिठा दो। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, काम हो जाएगा बॉस। उसके बाद वो कुछ काम की बात करते हैं। थोड़े टाइम बाद जब मोक्ष की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी उसने अपना सर घुमा के देखा।
तो नित्य उसके कंधे पे सो रही थी, वही उसके हाथ नित्य के सर पे उसके बाल को सहला रहे थे, जिसे देख उसने मयंक को ऑर्डर दिया और बोला, कार को मेरे विला लेकर चलो। मयंक ने रियर व्यू मिरर से एक नज़र मोक्ष को देखा, जो कि प्यार से नित्य को देख रहा था। उसकी आंखों में नित्य के लिए बेपनाह प्यार और जुनून था। उसने भी सुबह यश को नित्य का रास्ता रोके हुए देखा था। अरबी बाग जो कार का टेम्पररी गिरा, उसे उसकी सांसें हल्क में आ चुकी थी। उसके बॉस लेडी बॉस को लेकर किस हद तक पागल है ये उसे पता था। बॉस जहां लेडीबस के सामने एक भीगी बिल्ली बनते हैं, वही माफिया ने उनका क्रूर से क्रूर रूप देखा था। अपनी सोच में गुम ड्राइविंग कर रहा मयंक अपने होश में अपने फ़ोन की रिंगटोन से आया। उसने अपने फ़ोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख और कॉल पिक किए। दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुन उसने रहते की सांस ली और फिर मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस उन दोनों लड़कों का पता चल गया है। उसकी बात सुन मोक्ष, जो अब तक उस नित्य को प्यार से देख रहा, उसके चेहरा पे एक अलग ही जुनून आने लगा। उसने अपने कंधे पे रखे नित्य के चेहरे को देखते हुए बहुत ही जुनून के साथ अपने मन में बोला, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने है, सिर्फ मेरा है। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा पागल हो, मेरा जुनून हो। वक्त के साथ प्यार कम हो सकता है, लेकिन जुनून और पागलपन नहीं। और उन लोगों ने तो तुम्हें गंदी निगाहों से देखा है, उनका तो मैं वो हाल करूंगा कि इस जन्म में चाहे मर जाए, लेकिन अगले जन्म में बाप का वो लोग तो मर्द भी बनने से डरेंगे। इस वक्त उनकी आंखों में जुनून था और चेहरे पे डरावन भाव थे। वो एक साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसे सिर्फ नित्य ने अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता था। मोक्ष ने मयंक की तरफ बिना देखे बोला, उन्हें जल्द से जल्द बेसमेंट में शिफ्ट करो, एक बात। और उसके बाद वो मयंक को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा, जिसे सुन आज मयंक को भी मोक्ष से डर लगने लगा था। उसके माथे पे पसीने की बूंदें झलक रही थी। उसने अपने आप ने ही कहा, बॉस इतने करेल कैसे हो सकते हैं। अब आगे थोड़े ही टाइम में उनकी कार एक विला के सामने रुक। आज पहली बार था जब नित्य इतने टाइम तक और इतनी बेखफरी से सो रही थी। उसको अपने आसपास का कोई खबर नहीं था। मोक्ष ने धीरे से नित्य को अपनी बाहों में उठा लेकर से बाहर आता है। इस वक्त उसके नित्य के लिए बहुत प्यार और सॉफ्टनेस था। मोक्ष नित्य को अपनी बाहों में लिए अंदर की तरफ जाने लगा। विला के दोनों साइड हरा भरा गर्दन था, बीच में दो बच्चे की मूर्ति थी जिनकी पीठ पे पंख लगे थे, हाथ में पोट लेकर खड़े थे और उस पोट से अपनी नीचे फाउंटेन में गिर रहा था। वो नजर बहुत सुंदर था। ये विला पूरा व्हाइट इटालियन मार्बल से बना हुआ था। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मोक्ष जब विला के अंदर एंटर किया तो सभी सर्वेंट्स की नज़र मोक्ष की बाहों में नित्य को देख हैरान थे। ये पहली बार था जब मोक्ष इस विला में अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया था। उसने आज तक यहाँ पे अपने परिवार को भी आने नहीं दिया था। अभी सब लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे कि तभी मोक्ष ने अपनी कोल्ड आवाज में लेकिन धीरे से बोला, लगता है तुम लोगों को सैलरी बिना रीजन के मिलती है, क्यों है ना। उसको बात सुन सभी सर्वेंट अपने अपने काम में लग जाते हैं। मोक्ष नित्य को लेकर सीधा एक रूम में चला जाता है और उसे वह पे रखे किंग साइज बेड पे लेटा देता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। उसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाता है और सीधा हॉल में चला जाता है और सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो वापस नित्य के कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में एंटर करता है तो उसकी नज़र नित्य पे रुक सी जाती है। इस वक्त व्हाइट कंबल से ढकी हुई नित्य किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह देख रही थी। मोक्ष धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास जाता है और उसको एक तक देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर वो नित्य के बगल में लेट जाता है और उसका एक हाथ पकड़ उसके साथ खेलने लगता है, फिर उसको अपनी कलार पे रख देता है। उसने गाड़ी तरफ देख जहां इस वक्त 12 बज रहे थे। नित्य किसी भी वक्त उठ सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हाथ से नित्य के कमर को पकड़ लिया। लगभग आधे घंटे बाद ही नित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सबसे एफिल सीलिंग पे गई जहां पे उसकी एक तस्वीर को लगाया गया था। उसे देख वो हैरान हो गई। अचानक ही उसको अपने कमर कुछ भरी सी चीज़ का दबाव महसूस हुआ, जिसे उसकी आंखें पल भर में ही खुल गई। उसने अपनी नज़र नीचे करके देखा तो उसे अपनी कमर पे किसी के हाथ नजर आया। उसने उस हाथ को देखते हुए अपने बगल में देखा जहां पे इस वक्त मोक्ष लेता हुआ था। उसके आंखों बंद थी, उसकी गनी पलकें, उसके परफेक्ट फीचर, वो इस वक्त उसे और भी हैंडसम लग रहा था। नित्य को एहसास नहीं था कि वो कब से उसको देखे जा रही थी। एक उसको देखने में इतनी खो गई कि वो उसके करीब बढ़ उसके फोरहेड पे किस कर लेती है और उस दूर होने लगती है, लेकिन अब उससे दूर हो पाती। मोक्ष ने उसका कमर पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिसे नित्य उसके ऊपर आ गई। अब जाके नित्य को होश आया कि उसने अभी क्या किया, बट जिसे सोच उसके चेहरा लाल हो गया था। वही मोक्ष ने उसके चेहरे से बाल हाथ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हम तो फ्यूचर मिसेज राठौर शादी से पहले ही अपने पति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुन नित्य उसको घूर के देखने लगी, बोली, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या जो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। अच्छा तो तुम मेरा फायदा नहीं उठा रही थी, क्यों है ना। नित्य ने अपना सर हिला दिया और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाया रही थी। और वैसे तुम मेरे साथ इस बेड पे क्या कर रहे हो।
ये सुन मोक्ष एक झटके से उठ के बैठ गया और अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए बोला, निया तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या क्या तुम्हें सच में याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसकी ऐसी हरकत देख नित्य उसको अजीब नज़र से देखते हुए बोली, ओह हेलो, तुम ऐसा लुक क्यों दे रहे जैसे मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली है और अब तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपना सर हिला दिया और बोला, हाँ तुमने मेरी इज्जत लूटी है, तुम एक नंबर की लुटेरी हो। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती और वैसे भी मैं सोई थी ना कि नशे में थी जो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। आए बारे मुझे क्या तुमने छोटी बच्ची समझ रखा है? उसकी बात सुन मोक्ष बोला, मुझे आता तुम मेरा यकीन नहीं करोगी इसलिए देख। उसके बाद उसने अपने चेस्ट पे और गले पे नाखून के निशान दिखाए जो कि उसने नित्य के नींद में होने से उसके हाथ से ही बनाए थे। वही नित्य ये देख हैरान हो गई। उसने फिर से अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। उसको ऐसा लग रहा जैसे वो कोई सपना देख रही हो आखिर नींद में कि भला किसी की इज्जत पे हमला कैसे कर सकता है। वही उसे अपनी सोच में घूम देख मोक्ष को हंसी आ रही थी। सच में नित्य बहुत ज्यादा इनोसेंट थी ऐसा उसको लग रहा था। नित्य अभी अपनी सोच में घूम थी कि सामने वाले मिरर में उसकी नज़र गई जहां पे मोक्ष के होठों पे एक मुस्कान थी जिसे देख वो समझ गिनी लड़का उसको बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए अब उसके दिमाग में भी कुछ खुराफाती चलने लगा और कुछ सोच उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। वो अब मोक्ष की तरफ पलटी। दूसरी तरफ वीर की कार एक स्कूल के बाहर आने रुकी। वीर जैसे ही कार से बाहर आया और स्कूल के गेट के पास जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगा कि तभी उसके कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आए, अरे साइड हटो। वीर बेचारा अभी कुछ समझा पाता या फिर कुछ एक्शन ले पाता उसकी एक गाय से हो गई और वो नीचे गिर गया। तभी तभी एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज़ आई, ओह मिस्टर, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही स्कूटी मिली थी क्या? फिर अपनी स्कूटी की तरफ देखते हुए बोली, चंपा तुम ठीक तो हो ना? कहीं इस इंसान की वजह से तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? वही बेचो वीर जिसको अभी तक समझ नहीं आया कि 2 मिनट में उसकी दुनिया इधर से उधर हो गई थी। कहाँ वो अभी हंसी खुशी से अपने भाई को लेने स्कूल आया था और कहाँ इस लड़की ने उसको स्वर्ग की यात्रा का ट्रेलर दिखा दिया। तभी उसको आवाज़ आई, वीर भाई, वीर मामू। इस वर्ड को सुन वो अपने होश में आया और गुस्से से खड़ा हो गया और लड़की को बोला, मिस अगर तुम्हें ये स्कूटी चलाना नहीं आता हो इसलिए जाकर बंगार वाले को बेच दो, एटलीस्ट कुछ पैसे कमा लोगी, वैसे भी ये तुम्हार बस की बात भी है। इसी के साथ उसने स्कूटी पे एक लात मारी जिसे उस लड़की ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया वो फिर से नीचे गिर गई। वही वीर की बात सुन और अपनी स्कूटी के साथ ऐसा बर्ताव होता देख वो लड़की गुस्से तिलमिला उठी और बोली, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी चंपा को मरने की? उसकी बात सुन वीर ने भी उसी लहजे में बोला, वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी इस अनारकली ने मुझे ठोका था। ओह हेलो, इसका नाम है और तुम इसका नाम बिगड़ नहीं सकते हैं। अब पैसे निकाले, मुझे अपनी अनारकली नहीं मेरी चंपा का इजलाज कारवा है। अपनी चंपा का नाम बिगड़ते देख उस लड़की ने गुस्से से ये बात कही थी। वही उसकी बात सुन वीर बोला, ये चंपा हो या अनारकली, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा अगर अब तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गई तो क्या? हाँ तो क्या तुम मुझे जानते नहीं ही मेरे डैड आईपीएस है। ये बात लड़की ने घमंड से कहा था कि तभी उनके पीछे से एक लड़की आवाज आई, प्रिय छोड़ना इस बात की, इतनी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है, अब चल जल्दी से। ठीक है लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं इस छोड़ रही हूँ वरना आप तो जानती है ना मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। ये बोल वो अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर आने के बाद वो लड़की प्रिय से बोली, तो अब बता अपने क्रश से पहली लड़ाई करके कैसा लगा? क्या बताओ, जब मेरी चंपा की टक्कर उससे हुई तो मुझे बहुत डर लगने लगा कहीं उसको ज्यादा न लगी हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक्टिंग कितनी अच्छी किया ना। अब देखना वो पूरा दिन मेरे बारे में सोचेगा, उसके बाद मैं उसके दिल में एंट्री लूंगी, फिर हमारी शादी होगी, जुआरी बच्चे होंगे, हाय मेरे ये सपने कितने हसीन हैं। उसकी बात सुन पीछे वाली लड़की ने उसके सरले हाथ मारते हुए बोली, एक बात बता, तू ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि पिछले 2 साल से तूने इस लड़के से प्यार किया है लेकिन आज जाके तूने सीधा उस लड़के से झगड़ा कर लिए ताकि उसकी नज़र में आ सके। हाँ तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, आप तो जानते हो ना मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। ऊपर वो इतना शरीफ है कि किसी लड़की को देखता तक नहीं। अब आप बातों, ऐसी इंसान से प्यार करना गलत है क्या जिसकी लाइफ में कभी कोई लड़की ना रही हो? आप सिर्फ इकलौती इंसान बनाओ जिसे उस इंसान ने प्यार किया हो। चल अब बस कर तेरा वीर पुराण, जब देखो तब उसके नाम को जपते रहती है। उसके पीछे वाली लड़की प्रिय से बोली। थोड़े ही टाइम में उनकी स्कूटी एक हॉस्पिटल के बाहर आके रुकी। वो लड़की अपनी स्कूटी से उतरने हुए बोली, जा तू घर, अब ध्यान से जान, ये नहीं कि रास्ते भर वीर के बारे सकते हुए मत जाना, समझी? उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। प्रिय भी अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल जाती है। प्रिय राय ज्यादा 5 फुट हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, लंबे बाल, छोटी नाक, पिंक हॉट शेप्ड लिप्स।
प्रिय का एक ही सपना है, एक बहुत बड़ी लॉयर बनने का, ताकि वो लोगों की मदद कर सके, उन्हें इंसाफ पाने के लिए मदद कर सके, जिसके के लिए बहुत मेहनत करती है। वीर को उसने 2 साल पहले अपने कॉलेज में एजा चीफ गेस्ट के रूप में देख था। उस वक्त उसे बस इतना पता था कि एक इंडिया बेस्ट लॉयर है, लेकिन जब उसे एक दिन वीर की कोर्ट में एक लड़की का केस लड़ते हुए देखा और जब उसे पता चला कि वीर ने उस केस को लड़के के लिए उस फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लिया था, उस वक्त उसके दिल में वीर के लिए रिस्पेक्ट जागी। उस पता भी नहीं चला कि वो कब वीर के प्यार में गिर गई। वीर जब भी कोई केस हाथ में लेता था तो उस केस की हियरिंग में जाती थी, जिसे उसका अट्रैक्शन कब प्यार में बदल गया और कब ये प्यार जुनून में उसे पता भी नहीं चला। स्कूल के पास वीर अभी भी अपनी जगह पे हैरान खड़ा था कि तभी उसके कान में आवाज़ आई, मामू आप खान खो गए हो क्या? आपको वो दीदी पसंद आए हैं क्या? मैं उनसे आपकी शादी की बात करूं? उसकी बात सुन वीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, परी क्या तुम्हें अपने मामा जिंदा अच्छे नहीं लगते हैं क्या? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? उसकी बात सुन पलक बड़ी ही मासूमियत से बोली, मामू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप तो वो दीदी को कब से घूर के देख रहे थे। हाँ भाई, वो दीदी भी बहुत सुंदर थी, आप दोनों बहुत अच्छे लगते। अपने देखा नहीं वो कैसे आपसे लड़ रही थी? मैंने टीवी में देखा था, जब एक लड़का और एक लड़की ऐसी लड़ते हैं तो फ्यूचर में उनकी शादी हो जाती है। वंश की बात में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। वही उसकी बात सुन वीर पूरी तरह स्पीचलेस हो चुका। उसने वंश की तरफ देखते हुए बोला, छोटे शैतान तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही मूवी देखते हो? आज से तुम्हें 1 महीने तक मूवी नहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद वो पलक और अंश और वंश को लेकर कार में बैठ जाता है और वह से निकल जाता है। कार में वीर अंश वंश से उनके स्कूल का पहले दिन के बारे में पूछता है। राज ने आज ही वंश और अंश का एडमिशन इस स्कूल करवाया था और उन्होंने पलक से भी अंश और वंश को मिलवाया था। पलक खुशी से चहकते हुए बोली, भाई मैं वंश को भाई बना लिया, लेकिन जब मैंने अंश को भाई बोला तो उसने मुझे उससे भाई भूलने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया और बोले कि मैं उनके अलावा किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। ओह अच्छा, उसको बात वीर ने रिएक्शन दिया, लेकिन उसका दिमाग तो बस प्रिय के ऊपर था। इधर सिंघानिया पैलेस में स्नेहा इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसका फोन उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस अपने ने हमें जिसका इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए बोला था वो काम हो गया है, हमने इन्फॉर्मेशन को आपको मेल कर दिया है। उसकी बात सुन स्नेहा के चेहरे पे शातिर मुस्कान आ गई। उसने बिना कोई जवाब दिया फोन कर दिया। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे उसने अपना ईमेल खोल नित्य के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसे देख स्नेहा को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में नित्य के मेडिकल फील्ड से जुड़ने वाले की भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसने अपना फ़ोन निकल उस इंसान को कॉल किया जिसने उसे नित्य की इन्फॉर्मेशन दी थी। स्नेहा सामने वाले इंसान पे गुस्से करते हुए बोली, व्हाट द हेल, 2 दिन से तुम इसकी इन्फॉर्मेशन निकल रहे हो ना, और अब तक तुमने मुझे बस उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे जल्द से जल्द उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? उसकी बात दिन दूसरी तरफ से आवाज आई जो बोल रहा था, बॉस हमने रात दिन एक कर दी इस लड़की इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए, लेकिन हमारे हाथ इसके अलावा कुछ नहीं लगा। बॉस उस लड़की की इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड किया है, हमारे आदमी उसके बारे में कोई और जानकारी नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी बात सुन स्नेहा कुछ सोचने लगी, फिर उस आदमी को ऑर्डर देते हुए बोली, चाहे जो हो मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। मुझे उसके बारे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरी का भी पता लगाओ। ओ बॉस वी विल ट्राई, मुझे ट्राई नहीं रिजल्ट चाहिए, गॉट इट, स्नेहा ने जवाब दिया और इसी के साथ फोन कर दिया। दूसरी तरफ नित्य हाथ में फ्लावर वास लिए मोक्ष के पीछे भाग रही थी। वही मोक्ष हाथ में एक कुशन लिए सोफे के आगे पीछे भागते हुए बोल रहा था, निया देखो मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, प्लीज न सॉरी, अब अच्छे बच्चों की तरफ ये बस नीचे रख दो प्लीज, देखो मेरा सर फुट जाएगा तो तुम्हें सोच, तुम्हें रोज घर कौन लेने आएगा, कौन तुम्हें घुमाने ले जाएगा, कौन तुम्हें रोज किस करना सिखाएगा। उसकी बात सुन नित्य के अंदर और प्रबल इच्छा ने जन्म ले लिया उसका सर फोड़ने की। वो अपने हाथ में वाश लिए उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम एक नंबर बेशर्म इंसान, आज मैं तुम्हारा सर फोड़ के रहूंगी। रही बात मुझे लेने कौन आएगा, तो मेरे खुद भी कार ड्राइव कर सकती हूँ, और रही घूमने वाली बात तो उसका मैं देख लूंगी। फिलहाल मुझे तुम्हारे इस थरकी दिमाग को चेक करने दो कि इसमें भरा क्या है। वो अभी बोल ही रही थी, अचानक ही मोक्ष ने हाथ में पकड़े कुशन के साथ साथ सोफे पे पड़े कुशन को भी नित्य ऊपर फेंक देता है। नित्य इस कुशन के हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण वो 2 कदम पीछे चली जाती है और लड़खड़ा के बेड पे गिर जाती है। वही उसको इस तरह गिरती देख मोक्ष भी जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
जान बस एक माफ कर दो ना प्लीज। उसकी बात सुन नित्य ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो उससे गुस्सा नहीं थी, लेकिन उसको उसे इस तरह परेशान करने में मजा आ रहा था। वो कुछ समय पीछे चली गई जब उसे मोक्ष के नाटक के बारे में पता चला था। कुछ देर पहले नित्य का चेहरे आईने की तरफ था जब उसने देखा कि मोक्ष उसके पीछे मुस्कुरा रहा था, कर उसे ही देख रहा था, जिसे वो समझ गई कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। अब नित्य कहाँ चुप रहने वाली थी। वो अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लिए पीछे मुड़ी। वही उसको मुड़ता देख मोक्ष ने अपनी मुस्कान छुपा ली और फिर से उदास होने का नाटक करते हुए बोला, मैंने तो बस तुम्हें किस किया था, तो तुमने उसके बदले मेरी इज्जत ही लूट ली। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी आंखों को रोल किया और बोली, ठीक है मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। उसको बात सुन मोक्ष ने अपना सर हिला दिया। वो अभी आगे कुछ बोलता उसे पहले ही उसके कान में गई जो बोल रही थी, तो मैं तुम्हारी इज्जत एक बार और लूटूंगी। क्या बोला तुमने? मोक्ष ने हैरानी के साथ बोला। उसका रिएक्शन देख नित्य मुस्कुराए, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान को अपने चेहरे पे नहीं आने देती और बोरियत से आंखें घूमते हुए बोलो, देखो अभी तुमने ही कहा ने मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब जब मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली तो मुझे तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। लेकिन अब जो कि मुझे याद नहीं, इसलिए मैं एक बार फिर से तुम्हारी इज्जत लूटूंगी जिसके बारे में मुझे पता होगा। तो चलो जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। उसकी बात सुन आज जिंदगी में पहली बार मोक्ष के कान और उसकी नाक भी हल्की हल्की लाल हो रही थी। वो शर्मा रहा था। वो हकलाते हुए बोला, तुमने जो किया वो नींद में किया था, इसलिए अब हमें इस बात को जाने देना चाहिए। ये बोल वो बेड से उठने लगा तो नित्य ने उसके कॉलर को खींचते हुए अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? अब मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है तो मुझे उसके बारे जाने का पूरा हक है। अब तुम चुपचाप अपनी शर्ट उतार रहे या मैं इसी के साथ? उसने दोनों हाथ से शर्ट के कॉलर साइड पे पकड़ कस दी, जिसे देख मोक्ष की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वो समझ गया उसकी निया क्या करने वाली है। अब तो मोक्ष को ऐसा लग रहा जैसे उसका खेल उस पे ही भारी पड़ गया है। वो अभी सोच ही रहा कि तभी नित्य उसके कंधे पे बने नाखून के निशान को छूते हुए बड़ी ही सेडिक्टिव तरीके से बोली, देखो तो मेरे नाखून के निशान तुम्हारे चेस्ट और कंधे पे कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्यों न मैं इसे एक बार और बनाऊं। उसकी बात सुन अब मोक्ष के पसीने आने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि नित्य इतनी बोल्ड होगी। तभी उसे नित्य की ग्राम सांस अपने कान पे महसूस हुआ। नित्य इसके कान के पास अपनी सांस को छोड़ते हुए बोली, क्या तुम तैयार हो एक बार से अपनी इज्जत लुटाने के लिए? ये बोल वो उसके गाल पे किस कर लेती है। वही बेचारे मोक्ष की बंद बज चुकी थी। नित्य उससे दूर हुई और उसे देखते हुए बोली, अरे तुम्हारे कान और नाक इतने क्यों हो रहे? क्या तुम शर्मा रहे हो? इसी के साथ नित्य उसके होठों के करीब जाने लगी, जिसे देख मोक्ष ने जल्दीबाजी में अपना हाथ अपने होठ पे लगा लिया और बोला, देखो जान, शादी से पहले ये सब गलत होता है। उसकी बात सुन नित्य भी उसी के अंदाज में बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तुम तो कब से इस बात को लेकर बैठे हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब जब हमारे बीच सब कुछ हो गया तो अब शर्म कैसी? मैं एक बार फिर से तुम्हारी इज्जत लूट लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने नींद में ये सब किया। अब होशो आवाज में करूंगी। उसकी बात सुन मोक्ष अब चिढ़ते हुए बोला, बस करो निया, तुमने मेरी कोई इज्जत विज्जत नहीं लूटी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर था और तुम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके मुंह पे नित्य ने कुशन दे मारा, जिसे मोक्ष को समझ नहीं अभी हुआ तो हुआ क्या। उसके साथ उसने सामने की तरफ देख जहां पे नित्य बेड पे खड़ी हाथों में कुशन लिए उसकी तरफ फैला रही, और यही ही उनकी पकड़ा पकड़ी का खेल की शुरुआत हुई। मोक्ष अभी भी नित्य ऊपर था और उससे माफी मांग रहा था। नित्य ने उसकी तरफ देख उसने अपने मन में कहा, किसी ने सच ही आदमी अपनी पसंद की लड़की के सामने बिल्कुल दुनिया से अलग बिहेव करता है, पर क्या ये जो बिहेव कर रहा है ये सच्चा है या नहीं? नित्य की आंखों के अचानक एक चेहरा आया। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से लटपट था। उसके आसपास बहुत सारे गुंडे घेरे खड़े थे। वहीं उनसे थोड़ी दूर पे खड़ी नित्य ये सब देख रही। उसने भले उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी वो हेजल आंखें जो कि अपने सामने इतने सारे आदमियों को अपने सामने देख भी बिल्कुल नहीं डरी थी। तभी नित्य मोक्ष की आवाज से बाहर आई जो बोल था, निया तुम बार बार कहाँ खो जा रही हो? प्लीज न माफ कर दो। वैसे भी देख बहुत टाइम हो गया, तुमने अपनी नींद के कारण कुछ खाया भी नहीं है। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हम पहले लंच करेंगे उसके बाद रोमांस, ठीक है? एक बार फिर से रोमांस नाम सू। नित्य ने उसके कंधे पे धक्का देते हुए बोली, अरे ओ ठरकी इंसान, ठरक करने के भी कोई लिमिट हो तो अब हटो मेरे ऊपर से, वार्न में तुम्हें धक्का दे दूंगी। उसकी बात सुन मोक्ष ने व्यंग किया, क्या मजाक कर रही? मेरा वजन तुमसे से बहुत ज्यादा है। तुम मेरे आगे एक छोटी बच्ची हो और तुम मुझसे धक्का दोगी? तुम मुझे 1 इंच भी हिला नहीं सकती। उसकी बात सुन नित्य ने अब कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों हाथ को मोक्ष के कंधे पे रख और उसे एक बार में ही पुश किया, जिससे मोक्ष धर्राम की आवाज के साथ फर्श पे गिर गया।
वो फिर से हैरानी हो गया, आखिर ये थी क्या, इसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से, लगता है सासू माँ से ऊंचे पड़ेगा। जहाँ इस वक्त मोक्ष और नित्य दुनिया से बेखबर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के कुछ पल जी रहे थे, तो वही दुनिया के एक कोन में एक अंधेरे कमरे में फिर से एक लड़की की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी ही बाद वह से वो आदमी बाहर आया और उसके पीछे लड़की डेड बॉडी भी। वो लड़का वहां से सीधा लैब में चल गया और वह के साइंटिस्ट से पूछा क्या रिजल्ट है, बहरा घंटा हो गया है। उसकी बात सुन डॉक्टर बोला, बॉस वो बच्चा मर गया, उसके ऊपर इस ड्रग्स का असर हुआ था, लेकिन वो सिर्फ आधे घंटे लिए था। आधे घंटे के लिए उसका दिमाग और शरीर बहुत ही ताकतवर ही हो गया था, लेकिन आधे घंटे बाद उसके लड़के बॉडी पैरालाइज हुई, फिर उसका दिमाग की नसें फट गई। उसकी बात सुन उस आदमी ने जवाब दिया, काम चालू रखो, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक तुम लोग अपनी फैमिली से मिल भी सकते हैं। और एक बात, अब दोस्त सिर्फ बच्चों को ही बल्कि इन लड़कियों के ऊपर भी ट्राई करो, समझ गए ना। उसकी बात सुन सबने अपना सर हिला दिया। वो आदमी उस लैब से निकल एक और जगह जाता है, वह पे कुछ लोगों को बांध के रखा गया था। वो आदमी वह रखी चेयर पे बैठ जाता है और अपने सामने देखता है जहाँ पे इस वक्त एक आदमी को जंजीर से बांध के रखा गया था। वो आदमी जंजीर से बंधे आदमी से बोला, टच तुम कब तक यह मेरी कैद में रहना चाहते हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में मुझे बात दो ना, आखिर कहाँ गई वो, कहाँ छिप कर बैठी है। तुझे पता है न, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने उस पे भरोसा किया और उसने क्या किया, वो औरत वो फॉर्मूला लेकर भाग गई, उसके साथ साथ उसने वो ड्रग्स को चुरा लिया जो कि हम कब से बना रहे, सिर्फ वही थी जिसने इससे पूरा किया था। और जब उसे मुझे देने की बारी तो वो भाग गई। उसकी बात सुन सामने जंजीर में बंधा इंसान बोला, अच्छा हुआ वो चली गई, वरन तू अब तक इस दुनिया को नर्क बना देता है। तुझे भी पता है जो ड्रग तू बना रहा है वो इंसान को खत्म करने की ताकत रखता है, इसलिए तो उसने ये कदम उठाया था। और देख वो कितनी चालक निकलो, वो यहाँ से गई तो गई, वो ड्रग्स भी ले गई और उसका फॉर्मूला भी। ये बोल वो जंजीर से बांध आदमी हंसने लगा। वहीं उसके सामने चेयर पे बैठ इंसान उसकी हंसी देख गुस्से से भर उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और जिस चेयर पे वो अभी तक बैठ उसकी को उठा उस आदमी के ऊपर दे मारा, जिसे वो आदमी के सर खून निकल आया। उसके बावजूद वो हंस रहा था। वही वो आदमी उस गया से बाहर आया, तभी उसके पास उसका आदमी आया और बोला, बॉस हमें उस औरत के बारे में पता चल गया है। उसकी बात सुन सामने वाला इंसान मुस्कुरा तो वही जंजीर वाला इंसान में मुस्कान गायब हुई। लेकिन आगे की बात सुन वो फिर से हंस पड़ा, क्योंकि वो आदमी ने आगे कहा, बॉस उस औरत का 3 साल पहले ही एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका पूरा परिवार मर गया, सिर्फ बेटी बची थी, उसे भी किसी लड़की ने बचाया है। उसकी बात सुन जंजीर वाला आदमी बोला, अब तुम क्या करोगे, वो तो मर गई, उसके साथ साथ तुम्हारा वो ड्रग्स और वो फॉर्मूला भी तुम्हारे हाथ से चल गया। ये बोल वो जंजीर वाला आए हंसे लगा। बॉस ने अपने आदमी लास्ट लाइन को दोहराया, लड़की ने बचाया है उस धोखेबाज औरत की बेटी को, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते बोला, भोला आजकल के समय बिना फायदे के कोई भी किसी की मदद नहीं करता, जाओ और उस लड़की को ढूंढो, मुझे धोखेबाज औरत की बेटी भी चाहिए। ओके बॉस, ये बोल भोला वहां से निकल गया। वही वो बॉस जंजीर वाले आदमी के पास आते हुए बैठ गया और बोला, चल मुझे वो धोखेबाज औरत तो नहीं मिली, लेकिन मुझे वो फॉर्मूला जरूर मिलेगा जिसे लेकर वो यहाँ से भागी थी। फिर वो अपने हाथ में चाकू की नोक देखते हुए बोला, तूने तो मुझे उस औरत की खबर दी नहीं, अब जब खबर मिली है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोल रहा है, एंड यू नो ना आई हेट नेगेटिव थॉट्स सो कीप साइलेंस। इसी के साथ वो आदमी हाथ में पकड़ चाकू से जहीर वाले आदमी जबड़ा पकड़ उसको जुबान काट देता है और बोला, मैं तुम्हें तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद वो एक आदमी को बुला के उसे ऑर्डर देता है, जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ जो इसका इलाज करे, मैं नहीं चाहता मेरा मकसद पूरा होने से पहले ये मरे। टू बी कंटिन्यूड। आज नित्य और स्नेहा का एंट्रेंस एग्जाम का दिन था। नित्य और स्नेहा गेट के पास खड़े थे। राधिका जी हाथ में दही शक्कर लेते हुए दोनों खिला देती है और दोनों के माथे पे किस करते हुए बोली, ऑल द बेस्ट। उनकी बात सुन स्नेहा उनके गले लगते हुए बोली, थैंक्स मॉम। नित्य भी उनके दूसरी साइड से गले लगते हुए उन्हें थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। वही स्नेहा ने नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी आज आप मेरे साथ चलो, वैसे भी रक्षित भाई हमें छोड़ने जाने वाले हैं। उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देख फिर अपना सरनामे हिलाते हुए जवाब दी, मुझे मोक्ष लेने आ रहा इसलिए तुम जाओ। उसकी बात सुन स्नेहा जलन से भर उठी थी। उसने प्लान किया था कि वो कार में किसी न किसी तरह रक्षित के सामने नित्य से बात करके अपनी क्लोजनेस उससे बढ़ा लेगी, लेकिन यहाँ तो नित्य उसके साथ जाने से ही मना कर रही थी। तभी स्नेहा के दिमाग में कुछ आया और बोली,
नित्य भाई तुम्हें इतने प्यार से छोड़ने जा रहे हैं और कल वो वापस अब्रॉड जा रहे, क्या तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? ये बोल वो नित्य के एक्सप्रेशन को देखने लगी, लेकिन नित्य ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तभी वह पे एक ब्लैक रोल रॉयल्स आके और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल मोक्ष बाहर आया। मोक्ष ने आज ब्लैक शॉर्ट पहने हुआ था, उसके शर्ट का स्लीव उसकी कोहनी तक मुफा हुआ, जिसे उसके गोरे हाथ और ऊपर बेहद अट्रैक्टिव वेन्स साफ दिख रहे थे। धूप में चमक हुआ उसका चेहरा, उसको देखते ही स्नेहा की दिल धड़कन बढ़ गई थी। वो उसके पास जाना चाहती थी, उसकी आंखों में बस मोक्ष को पाने की चाह थी। स्नेहा ने आज भी खुद को बहुत ही अच्छे से रेडी किया, उसके चेहरे पे मासूमियत थी जो कि मेकअप से बना था। उसकी आंखें अभी भी चलकी से भरी हुई थी। मोक्ष ने स्नेहा की तरफ देखने की भी जमात नहीं उठाई थी, उसको पता था कि स्नेहा उसको ही देख रही है। मोक्ष को हमेशा से ही स्नेहा पसंद नहीं थी, वो भले ही घर वालों के सामने अच्छी और इनोसेंट बनती थी, लेकिन मोक्ष ने उसकी हर एक जानकारी निकलवाई थी, जिसे पता चला था कि स्नेहा के खाने के दंत कुछ और थे और दिखाने कुछ और। मोक्ष नित्य के सामने आया और उसके कंधे पे टांगे बैग को अपने हाथ में लेते हुए पीछे खड़ी राधिका जी और ऋषभ जी को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। वो दोनों भी उसको खुशी से ग्रीट करते हैं। मोक्ष को देखते ही राधिका जी को यश को कल की बात याद आ गई। उन्होंने मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी, क्या तुम मेरे साथ अकेले में चल सकते हो? उसकी बात सुन मोक्ष बोल, ठीक है आप कुछ देर वेट कीजिए, मैं आता हूँ। उसके बाद वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, निया खड़े खड़े तुम्हारे पैर दुखने लगा होगा, चलो पहले कार में बैठ जाओ। नित्य स्पीचलेस हो गई, क्या उसको वो इतनी कमजोर लगती है? फिर उसने अपना सर झटक दिया, वो इस इंसान से जीत नहीं सकती, ये बात उसको पता चल चुकी, इसलिए उसने उसकी बात पे अपना सर हाँ में हिला दिया। मोक्ष नित्य का हाथ पकड़ उसको कार के पास लाया और ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर दिया। नित्य ने उसको देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू बोली। मोक्ष उसके पास झुके बोला, इट्स माई प्लेजर। उसके बाद उसने डोर को बंद किया और राधिका जी के पास आया। राधिका जी मोक्ष का हाथ पकड़ थोड़ी दूर पे आ गई, उसके पीछे पीछे रक्षित और ऋषभ जी भी आ गए। वहीं उन लोग को जाते देख स्नेहा के होठों तिरछे मुड़ गए थे, जैसे उसे पता हो को वो लोग क्या बात करने वाले हैं। राधिका जी मोक्ष की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पे थोड़ी परेशानी ले खड़ी थी, जो कि मोक्ष साफ देख सकता था। तभी उसने ऋषभ जी को कहते हुए, सुन बेटा, राधिका को तुम्हें और नित्य के रिश्ते के लिए परेशानी हो रही है। उसकी बात मोक्ष ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आपके के कहना का मतलब क्या हुआ अंकल, आप मुझे क्लियर बताएं। उसकी बात राधिका जी बोली, बेटा तुम्हारे ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूँ। आंटी आप क्या कहना चाहती है? ये बात सच है कि मेरे ऊपर हमेशा खतरा रहता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से निया को कभी कुछ नहीं होगा। निया आज आपके परिवार में आई है, लेकिन मैं उसे पिछले 3 साल से ढूंढ रहा था। आप ही सोचिए, मैं जिसे 3 साल में नहीं ढूंढ सका था, वो लड़की आज अचानक से मेरी मंगेतर बनकर मेरे पास आई है। उसकी बात सब लोग हैरान थे। रक्षित हैरान होते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसके सवाल को सुन मोक्ष, वही जो आप सोच रहे, अगर नित्य इस घर में नहीं आती तो भी मैं कभी भी स्नेहा से शादी तो दूर की बात है, मैं उसको अपनी फियांसे भी नहीं बनता, फिर चाहे उसके लिए मुझे सिंघनिया परिवार से दुश्मनी भी मोल क्यों नहीं लेनी पड़ती। मैंने हमेशा से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किए है, वो लड़की भी सिर्फ निया है। उसकी बातें सुन सभी घर वाले हैरान थे, किसी ने नहीं सोचा था कि मोक्ष ने इतनी प्लानिंग बना रखी थी। उन्हें मोक्ष में आंखों में वो नरमी नजर नहीं आ रही थी जो उन्होंने नित्य के लिए दिल्ली थी। इस वक्त उसकी आंखें में नित्य के प्यार, जुनून और सनक सब दिखाई से रहा था। मोक्ष अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, मैं आप लोग से वफा करता हूँ कि मैं नित्य को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, बल्कि उसके लिए मैं खुद एक ढल की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा। वही रक्षित अब अंदर से खुश था, नित्य के लिए आखिर उसकी बहन को इतना प्यार करने वाला इंसान जो मिला था। वही खुश तो राधिका जी और ऋषभ जी थे, लेकिन उनके मन में अब एक डर था। वो डर उन्हें यश के लिए लग रहा था। जब मोक्ष को पता चलेगा कि यश नित्य को पसंद करता है तो क्या होगा। वो लोग उस बात से अनजान थे कि यश की सिर्फ नित्य का रास्ता रोकने के लिए अभी तक उसको टॉर्चर कर रहा है। जब उसे ये पता चलेगा कि यश के दिमाग में क्या, तो पता नहीं वो यश के साथ क्या ही करेगा। इधर मोक्ष बोला, अब मुझे चलना चाहिए। आई होप कि अब आप लोगों मेरी और निया के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, और अगर है भी तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं निया से ना हूँ दूर जाऊंगा और उसे खुद से दूर जाने दूंगा। और अगर कोई हमारे बीच आएगा उसका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा वो इंसान नहीं लगा सकता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वही रक्षित जो अब तक अपनी बहन के लिए खुश, वो मोक्ष के ये बोलने से गुस्से में आ गया। उसकी होने वाली बीवी मेरी बहन है, इसलिए उस पे पहला हक मेरा होगा। फिर उसने अपना फोन निकल किसी को कुछ मैसेज किया, दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, जिसे देख रक्षित की आंखें चमक उठी और वो खुश हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था।
इधर मोक्ष अभी कार की तरफ जा ही रहा कि तभी स्नेहा उसके सामने आ गई और अपने बाल को अपने कान के पीछे करते हुए बोली, मोक्ष क्या मैं भी तुम्हारे और दी के साथ चल सकती हूँ? उसकी बात सुन मोक्ष ने एक वार्ड में जवाब दिया, नहीं। उसके बाद वो अपनी कार में जाके बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र नित्य पे जाती है जो कि अपने फ़ोन में कुछ रही थी। उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नेहा क्या तुमने नाश्ता किया है? उसकी तत्व नित्य अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही मोक्ष ने कार के बैक सीट से एक पेपर बैग बाहर निकाला और बोला, इसमें कुछ नाश्ता है जिसे मैंने आज सुबह जल्दी उठ के अपने हाथों से बनाया था। तुम्हें एक बार टेस्ट करना चाहिए। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देख फिर वो एक नज़र नाश्ते की तरफ देखती है। उसे मोक्ष का अफेक्शन और उसके आफत साफ दिखाई दे रहा था जिसे उसके दिल में एक अलग खुशी हो रही थी। नित्य जिसका पेट भर हुआ था उसने मोक्ष दिए हुए नाश्ते के पेपर को खोल के उसमें से एक टिफिन बॉक्स निकल उसे खोल के देखी तो उसमें रोस्ट सैंडविच था। जिस देख वो मुस्कुराए और चुपचाप सैंडविच खाने ही वाली की थी उसकी नज़र मोक्ष पे। उसने उस सैंडविच को हाफ में तोड़कर मोक्ष के मुंह की तरफ बढ़ा दी। वही मोक्ष ने जब उसके हाथ में सैंडविच का हाफ पीस देख तो उसकी नज़र नित्य पे चली गई। उसने उसके हाथ से है सैंडविच का बाइट लिए कार को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। उसके जाती कार को देख स्नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी उसके सामने भी कार आके रुकी। उसने जैसे ही डोर को ओपन किया इसके सामने आशीष का चेहरा आ गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, भाई मुझे ये रक्षित ब्रा छोड़ने जाने वाले थे न? उसकी बात सुन आशीष बोला, हाँ वो आ रहा थे लेकिन उन्हें ऑफिस जाना पड़ा, वह कुछ काम पर गया इसलिए वो वहाँ चले गए। उसकी बात सुन स्नेहा को बहुत तेज गुस्सा आया था। वो आज ये सच कर बैठी या तो वो नित्य को मोक्ष के खौफ कर देगी या फिर रक्षित को जो कि उसकी सपोर्ट करते थे, इसलिए उसे उन लोगों को उससे दूर रखना था। लेकिन आज वो काम नहीं हो पाया, इसलिए स्नेहा गुस्से में थी और वो कार का बैक सीट खोल उसमें बैठ गई। वही आशीष उसको देख तिरछा मुस्कुरा दिया और कार को स्टार्ट कर सेंटर की तरफ चल दिया। इधर रक्षित हॉस्पिटल आया था अपने दादा और दादी से मिलने के लिए। तभी उसकी नज़र पायल पे चली गई जिसे देख उसके दिल में खुशी हुई और वो उसके पास चला गया। पायल अपने भाई को व्हीलचेयर पे बैठा के उससे कुछ बात कर रही थी। तभी उसका भी बोला, दी आज तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ना? उसके सवाल को सुन पायल ने अपना सर हिला दिया। तभी उसका भाई बोला, तो आप एग्जाम देने क्यों नहीं जा रहे हो? उसकी बात सुन पायल बोली, छोटे अगर मैं चली जाएंगी तो तुम्हारे साथ यहाँ ओए कौन रहेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर से फिर से एपीजे पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। वैसे भी मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। उस बात उसका भाई मायूस हो गया और बोला, दी सॉरी मेरी वजह से आपकी पढ़ाई छूट रही, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। उसकी बात सुन पायल उसके सर पे हल्के से चपत मारते हुए बोली, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मॉम डैड के बाद एक तुम्हें मेरे हो। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी पढ़ाई तो जय, अगर कुछ भी कुर्बान होना पड़े तो मैं पीछे थोड़ी रहूंगी। उसका भाई मुंह बनाते हुए बोला, दीदी आप स्टार प्लस कम देखा करो, पता नहीं कौन से सीरियल का डायलॉग मार रही हो। वैसे नित्य दी कब आने वाली है? आज एग्जाम के बाद वो आएगी। अच्छा ठीक, आज तक फिर आप मुझे जल्दी से रीड कर दो, मुझे उनसे मिलना है। उसकी बात सुन पायल अपनी आंखों को छोटा करते हुए बोली, तुम छोटे बदमाश। वो अभी आगे कुछ बोलती उस पहले ही उसको पीछे से किसी की आवाज आती है। पायल पीछे पलट के देखती तो सामने रक्षित खड़ा था जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कब से वह खड़ा था। उसने पायल की तरफ देखते हुए बोला, पायल तुम अब तक यहाँ हो, तुम्हारा भी तो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना? उसकी बात सुन पायल अपन सर हिला देती है, फिर लेकिन मैं वो एग्जाम अगले साल दे दूंगी। उसकी बात सुन रक्षित बोला, क्यों? तो पायल बोली, क्योंकि मुझे मेरे छोटे का ख्याल रखना है, अगर मैं एग्जाम देने चली जाऊंगी तो छोटे यह अकेला ही जाएगा। उसकी बात सुन रक्षित बोला, एकम काम करो, तुम छोटे को मेरी दादी माँ के पास छोड़ दो। उसकी बात सुन पायल बोली, नहीं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इस आपकी दादी को परेशानी होगी। उसकी बात सुन रक्षित झट से बोला, नहीं योग, वैसे भी 3 घंटे की ही तो बात है और वैसे भी मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, दादी भी ठीक अब ठीक है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में बोर होने लगी। तुम्हारे भाई के उसके पास होने से उनका भी मन लगा रहेगा और तुम्हें भाई को भी दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात सुन पाया कुछ सोचने लगी थी तो वही उसके छोटे भाई का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो पे की तरफ देखत हुए बोला, दी क्या आप इन्हें जानती है? उसकी बात पायल बोली, हाँ ये नित्य के बड़े भाई है। उसकी बात सुन छोटे बोला, दी मुझे लगता है आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी इस एग्जाम को दो। उसकी बात सुन पायल सोच में पड़ गई। उसने एक नज़र अपने भाई को देख उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, वही फिर उसने रक्षित की तरफ देख जो कि आंखों से ही उसको सांत्वना दे रहा। फाइनली पायल ने अपने भाई से बोली, ठीक है छोटे, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेडिसिन को स्किप किया है तो देख लेना। उसकी बात सुन उसका भाई अपने चेहरे पे मुश्क लिए बोला, प्रॉमिस में दावा स्किप नहीं करूंगा, अब आप बेफिक्र होके जाओ और एग्जाम दो। उसकी बात सुन पायल अपना सर हिला देती है। तभी रक्षित बोला,
चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता, हमारा ऑफिस उसी के रास्ते में है। यह बात उसने झूठ कही थी। पायल उसको थैंक यू बोलकर वह से वार्ड में रेडी होने के लिए चली गई। टू बी कंटिन्यूड। थोड़े ही टाइम में पायल रेडी होकर बाहर आती है। उसने देख कि उसकी भाई की व्हीलचेयर को एक नस पकड़ के रखी है। वही उसका भाई उसके मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट बोल रहा था। पायल उसके पास उसके माथे किस कर देती है और बोली, जो बोली हूँ उसका ध्यान रखना और दादी माँ को परेशान मत करन। उसकी बात उसका भाई अपना मुंह बनाते हुए बोला, दी क्या मैं आपको छोटा बच्चा लगता हूँ? हम माना मैं अभी सिर्फ 15 साल का है, लेकिन फिर भी आप मुझे बच्चा नहीं बोल सकते हो। उसको बात सुन पायल मुस्कुरा देती है और वह से निकल जाती है। रक्षित ने पहले ही नर्स को उसके भाई का ख्याल रखने के लिए बोल दिया और उन्हें वार्निंग भी दी थी, जिससे सभी नर्सेज डर गई। इसलिए वो लोग पायल का भाई का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं करने वाले थे। थोड़ी ही टाइम में वो रक्षित की कार में थी। कार रक्षित ड्राइव कर रहा था तो पायल कार से बाहर देख रही। आज कितने दिन बाद वो कार में बैठी थी। वो अभी अपनी सोच में घूम के तभी उसके कान में रक्षित की आवाज गई, जो बोल रहा था, क्या तुमने नित्य को इस बारे में बताया था कि तुम एग्जाम नहीं देने वाली हो? उसकी बात सुन पायल ने जवाब दिया, नहीं, नित्य को इसके बारे में पता नहीं। अगर उसको पता चलता तो वो शायद पूरे हॉस्पिटल को मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए कह देती और मुझे जबरदस्ती वहां से उठा के ले जाती। उसकी बात रक्षित मुस्कुरा दिया। तभी रक्षित ने उसका चेहरा देखा और बोला, वैसे पायल मुझे नहीं लता मुझे तुमसे ये सो करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने भाई के साथ रहती है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कभी नहीं देखा। उसकी बात सुन पायल ने अपने चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे मॉम डैड ने हमें अकेला छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। अब सिर्फ मेरा भाई ही मेरा सहारा है और मैं उसकी बात सुन रक्षित ने सॉरी बोल, लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रक्षित बोला, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? उसकी बात सुन पायल बोली, मॉम डैड के डेथ के बाद में और मेरा भी एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। एक दिन भाई स्कूल से घर वापस आ रहा कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसके सर और पैर पे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। मुझे तो लगा था कि मेरा इकलौता सहारा भी मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन फिर नित्य ने मुझे एक उम्मीद दी और उसने मेरे भाई की सर्जरी अपने हाथ में ली। आज मेरा भाई मेरे साथ तो सिर्फ नित्य की वजह से। उसकी बात सुन आज रक्षित को आज अपनी बहन पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए दोनों कब सेंटर के पास पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सब लोग अभी सेंटर ले बाहर खड़े थे। पायल कार से उतर गई और रक्षित को थैंक यू बोलकर वह से चली गई। रक्षित भी बस इसको जाते देख मुस्कुरा रहा। तभी उसके साइड की विंडो पे नॉक। उसने अपना सर घुमा के देखा तो वह पे आशीष खड़ा। उसने अपना माथा पीट लिए। आखिर इसकी की नज़र से कभी कोई चीजें बचती क्यों नहीं थी। उसने आशीष को इग्नोर किया और कार को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वैसे भी आज उसको ऑफिस में अपना काम जल्दी जो खत्म करना था, इसलिए वो वहां से निकल गया। इधर आशीष ने जल्दी से अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, हमारे बिग ब्रो को लड़की पसंद आ गई है। वो खुद एक लड़की अपने साथ लिटिल सीज के सेंटर छोड़ने आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की लिटिल सीज की दोस्त है। क्या बिग ब्रो हमारी प्रिंसेस से करीब जाने की कोशिश कर रहे? ये बात उस ग्रुप में ए नाम के इंसान ने किया था। तभी एक और मैसेज फ्लैश हुआ जो कि टी नाम से आया था, बिग ब्रो बहुत ज़्यादा तेज निकल है, मुझे लगता है हमें भी प्रिंसेस की फ्रेंड से ही शादी करनी चाहिए। तभी आशीष तुम दोनों पीछे हो, क्योंकि मैंने अभी तक लिटिल सीज की एक फ्रेंड को देखा है, बस उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी जल्द से जल्द आज्ञा काम खत्म करके आओ। आज बिग ब्रो लिटिल सीज के साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले। देखो लो बिग ब्रो तुमसे लोगों से ज़्यादा बिजी रहते हैं और फिर भी वो लिटिल सीज से मिलने आ गए। मुझे लगता है लिटिल सीज बिग ब्रो को ज़्यादा प्यार करेगी, इसलिए जल्दी आओ। दूसरी तरफ एक ने रिप्लाई किया, लगता है बिग ब्रो हमारी बहन के मन में खुद के लिए ज़्यादा अफेक्शन और प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ने मुझे ब्राज़ील भेजा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द अपनी प्रिंस को सरप्राइज़ दूंगा। यहाँ आशीष और ए और टी आपसे में खिचड़ी पका रहे थे तो वही नित्य मोक्ष के साथ खड़ी थी कि तभी उसके पायल आई। पायल नित्य की तरफ देखते हुए बोली, हाय नित्य। नित्य ने भी अपना सर हिला दिया। तभी उसकी नज़र नित्य के बगल में खड़े लड़के पे गई। नित्य, ये मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे। उसकी बात सुन नित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के पायल को मोक्ष से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, मोक्ष ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल मेहरा है, मेहरा ग्रुप की प्रिंसेस है। और पायल ये वो अभी आगे कुछ बोलती पायल बोल पड़ी, नित्य क्या ये वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोक्ष राठौर तो नहीं? तो नित्य ने अपन सर हिला दिया। उसको तो पता ही नहीं था कि ये वही मोक्ष राठौर है जो कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन में आता है। तभी नित्य पायल की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोक्ष राठौर है? उसके जवान में पायल ने उसके सर पे टपकी मरते हुए बोली, अरे यार तुम कैसे भूल सकती हो, मैं इन्हें अपना आइडल मानती हूँ।
वो लोग अभी आगे कुछ बात कर पाते कि तभी बेल की रिंग उन्हें सुनाई दी। मोक्ष ने नित्य का हाथ पकड़ बहुत ही प्यार से बोला, देखो तुम्हें ज्यादा टेनेसी और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एग्जाम में सबसे पहले वही क्वेस्ट सॉल्व करना जो कि तुम्हें आते हो, जिनमें तुम स्कोर कर सकती हो। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोला, जाओ और ऑल द बेस्ट। उसके पायल की तरफ देखते हुए उसके सरों ये हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक। उसकी बात सुन पायल ने उसको थैंक यू जीजू बोलकर वह से नित्य के हाथ पकड़ चली गई। इधर जब मोक्ष ने उसको जाते देख तभी उसकी आंखें में ठंडी चमक आ गई। वो अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकल गया। थोड़े टाइम उसकी कार एक पुराने फैक्ट्री के पास आके रुकी। मोक्ष अपने डेंजरस और के साथ कार से बाहर आया और सीधा उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। थोड़े ही टाइम में वो एक जगह पहुंचा, वह पे दो आदमियों को बांध के रखा गया था। वो दोनों अभी बेहोश थे कि तभी मोक्ष ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए बोला, इन्हें अभी के अभी होश में लाओ। उसकी बात सुन वहां मौजूद गार्ड्स में एक गार्ड अपने हाथ में पानी की बाल्टी ले आता है। उन दिनों के ऊपर देख देता वो दोनों लड़के झटके से उठ जाते। तभी उसकी नज़र अपने सामने बैठ इंसान पे जाती है, जिसे देख वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते फिर मोक्ष। तभी उन दोनों में से एक लड़का बोला, कौन हो तुम और हमें ऐसे क्यों बांध रखा है? उन लोगों की बात सुन मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। से पहले तुम ये फोटो देखो। ये बोल मोक्ष ने एक फोटो के उन दोनों के आगे कर दिया। दोनों में एक नज़र फोटो को देख फिर एक दूसरे फिर वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, कौन है ये? हम इसे नहीं जानते हैं। और तुम कौन हो? उनकी बात बोला, सोच लो क्या तुम लोग सच्चे में इसे नहीं जानते हैं? उसकी बात पे दोनों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं हम नहीं जानते हैं। बोलते बोलते दोनों की जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि मोक्ष ने उन दोनों को बिजली के झटके दिए थे। कुछ सेकंड बाद उसने बोला, क्या तुम अब याद आया कि ये लड़की कौन? वो अपने हाथ में बिजली की तार को उसी तरह पकड़े हुए बोला। वो दोनों लड़के जल्दी से बोला, हाँ हाँ हम दोनों उसे जानते हैं, उसका नाम नित्य है। उसने अभी बोलना खत्म किया ही था कि तभी मोक्ष ने अपने हाथ में बगल वाले टेबल से, जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे टूल्स रखे थे, वह से एक चाकू उठा उस लड़के जुबान काट देता है, जिसे पूरे फैक्टर उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। तभी मोक्ष इस लड़के को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इस गंदी जुबान से उसका नाम लेने की? फिर वो दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी थी ना कि तुम दोनों ने मेरी नित्य के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वो भी तब जब वो सिर्फ 11 साल की। उसकी बात सुन अब दोनों को डर लगने लगा था। ये दोनों प्रेम और जय थे, जिन्हें कल ही मयंक ने ये पे शिफ्ट किया था। उसको बात सुन जय डरते हुए बोला, तुम कौन? हक और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? उसकी बात सुन मोक्ष ने अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्योंकि वो मेरी है तो उसकी लाइफ से जुड़ हर छोटी बड़ी बात मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, तो अब बाती तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी सजा क्या देनी चाहिए? फिर उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, मैंने जिन्हें बुलाया था क्या वो लोग आए हैं? जी बॉस, एक गार्ड्स आगे आते हुए जवाब दिया। ठीक, ले जाओ इन्हें, एक बात याद रहे मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए। ये बोल मोक्ष वहां से जाने लगा। वही उसकी बात सुन जय और प्रेम की रोहें डर से भर उठी। जय को समझ आ गया था कि आज ये आदमी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के जय जल्दी से डर कर बोला, हमने वो सब अपने मन से किया नहीं किया था, हम उसके लिए पैसे मिले थे। उसकी बात सुन मोक्ष, जिसके कदम अभी आगे बढ़ रहे वो रुक गए। उसने पलटा कर उन लोगों की तरफ देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन जय बोला, उस साल एच लोगों का टेंथ चल रहा था। हम लोगों को एक बुरी आदत लग गई थी, जिस कारण हम हमेशा रेड लाइट एरिया जाते थे। हम उस एरिया गए थे, तभी हमें वह एक औरत मिली, हम उसे नहीं जानते थे। उसने अपने चेहरे घूंघट से छुपा रखा था। उसने हमें नित्य की फोटो दी और कुछ पैसे भी दिए, जो कि पूरे 1 करोड़ थे। उसने हमसे कहा था कि हम नित्य के साथ जबरदस्ती करनी है, उसके बाद उसको इस गली में लाकर छोड़ देना है। इसके बदले वो हमें पुलिस केस से भी बचा लेंगे और हम इंडिया से बाहर भेज देंगे। लेकिन हम लोगों ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त उसका भाई वह गया था, उसने हमें बहुत मारा, यही नहीं हमें पुलिस के हवाले भी कर दिया था। लेकिन फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें इंडिया के बाहर भेज दिया। उन दोनों की बात सुन मोक्ष हैरान था। वो अपने आप से सोचा, आखिर ऐसा किन जो सकता है जो एक 11 साल की बच्ची के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता था? लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, उन्हें लाओ। उसके इतना कहते ही वो पे 10 से 15 लोग का झुंड का गया, वो सभी लड़के थे। तभी गार्ड्स बोले, तुम्हें जो कहा गया वो करो, लेकिन एक बात अबू रखना, इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो गार्ड्स भी वहां से निकल। थोड़े ही टाइम में पुरानी फैक्ट्री से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी।
लगभग 2 घंटे बाद मोक्ष वहां फिर से आया। उसने उन दोनों लड़कों की हालत देखी जो कि बिना कपड़ों के जमीन पे पड़े हुए थे। तभी वहले शेर के घूरने की आवाज आई, जिसे सुन प्रेम और जय डर से उठ के बैठ गए। उन्हें अपने पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे धोनी कुत्ते की। मोक्ष ने बगल वाले टेबल से एक कटर मशीन उठाया और जय के पास आते हुए बोला, इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ था। इसी के साथ उसने उसके हाथ उंगली काट दी। मोक्ष ये काम बहुत ही आराम से कर रहा था। वही साइड में खड़े गार्ड्स को पसीना आ रहा था। उन्हें पता था उनके बॉस कितने क्रूर हैं। मोक्ष जब उसके हाथों की उंगली को कटा तो उसने आवाज दिया, जैकी रॉकी। उसके इतना बोलते ही 2 टाइगर उसके सामने किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह खड़े हो गए। मोक्ष उन्हें उंगली तरफ इशारा करते हुए बोला, लो आज मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा डिनर का प्रोग्राम किया है, इसलिए बिना लड़ाई किए मैं जो दे रहा हूँ उसे खाओ। उसके बाद उन दोनों टाइगर खुशी से बैठ गए। मोक्ष एक एक करके जय और प्रेम की बॉडी को इस कटर मशीन से कट रहा था। खून के चीते उसके चेहरे और कपड़े पे आ रहे थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक ही बात बोल रहा, जैसे कोई साइको, मेरी निया को हाथ लगाया था, न उसको थापड़ मारा था, न उसके साथ गलत करने की कोशिश की तुम लोगों ने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बस इसी लाइन को रिपीट कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। थोड़े ही टाइम में वह सन्नाटा छा गया, क्योंकि जय और प्रेम अब मर चुके थे। वही ने अपने हाथ का कटर साइड में रख देता है, फिर अपने गार्डन पे हाथ फेरते हुए बोला, नित्य मेरा से पहले मेरा पागलपन है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वो रॉकी और जैकी के पास बैठ जाता है और इसके सर को सहलाते हुए बोला, बच्चों तुम लोग मैं बहुत जल्द तुम्हारी मॉम से मिलवाने वाला हूँ। उसकी बात सुन रॉकी और जैकी खुश हो जाते हैं और मोक्ष को चेहरे को अपनी टंग से लीक करने लगते हैं। मोक्ष भी उन दोनों के सर पे हाथ फेरने लगा। उसने समय देखा और प्यार उन दोनों से दूर होते हुए बोला, चलो अब मुझे जाना ये बोल वो दोनों को अपने गार्ड्स को तरफ कर देता है और खुद भी उस फैक्ट्री से निकल जाता है। नित्य ने उसको कार में ही लेने आने से मन कर दिया था, इसलिए वो वहां से सीधा अपने ऑफिस निकल जाता है। आज इसको बहुत ज्यादा काम आ गया था, लेकिन इन सब में भी वो मयंक को परेशान करना नहीं भूला। उसने मयंक को ऑर्डर दे दिए थे उस औरत के एल्बर्ट में पता करने के लिए। वही मयंक भी उसको 1000 बार कोसने के बाद वो भी अपने काम में लग गया। इधर एग्जाम खत्म होने के बाद नित्य और पायल दोनों एक साथ बाहर आए। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई। दोनों पीछे देखा तो वहां पे स्नेहा खड़ी थी। उसको देखते ही नित्य का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। वही पायल ने एक नज़र नित्य को देखा, फिर अपने सामने आ रही लड़की और उसके बगल वाली लड़की को देख उसका की चेहरा कोल्ड हो गया था। स्नेहा की कोई और नहीं अमायरा थी, जो कि स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी। स्नेहा नित्य के पास आई, बोली, निया। वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नित्य बोली, मिस स्नेहा मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कोई देख रहा जो तुम मुझसे इतने प्यार से बुला रही हो। और एक बात, मुझे निया सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं, ना कि बाहर वाला, सो माइंड योर लैंग्वेज। उसकी बात सुन स्नेहा को बहुत गुस्सा रहा था। वो जब से इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे घूम रही है और ये डायन उसकी इंसल्ट कर रही है। उसने अपने चेहरे पे मायूसी लाते हुए बोली, स्नेहा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगा है, प्लीज़ उस बात को भूल जाओ। हम एक अच्छी बहन की तरह रह सकते हैं न? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करी तो एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इस वक्त अपनी दोस्त के साथ, हम तो मुझे नहीं अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी बात सुन स्नेहा मायूसी के साथ जाने लगी कि तभी उसका हाथ मायरा ने पकड़ लिया और वो नित्य से गुस्से से बोली, गुजारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से इस तरह बात करने की? वो इतनी अच्छी तरह तुमसे बात कर रही है और तुम उससे हट कर रही हो। उसकी बात सुन स्नेहा मन ही मन मुस्कुरा दी, क्योंकि उसको लगा कि नित्य अपनी इमेज बचाने के लिए उससे माफ़ी मांगेगी। लेकिन जो नित्य बोली उसको सुन वो हैरान हो गई। नित्य अमायरा से बोली, ओह तो अब तुम ही मुझे सिखाओगी कि मुझे किसे माफ़ी मांगनी चाहिए और किसे नहीं? ठीक है, मैं स्नेहा से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन एक शर्त पे। उसकी बात सुन अमायरा घमंड बोली, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त? नित्य ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा ये बात स्नेहा तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। अमायरा बोली, मैं उसके कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब ये अपनी बकवास बंद करो और स्नेहा से माफ़ी मांगो। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन लो कि तुम्हें करना क्या है। अमायरा अब इरिटेट हो गई थी। नित्य अमायरा की तरफ देखते हुए बोली, अब जब स्नेहा तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है और वो तो सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस भी है, तो इस नाते तुम अपने डैड से बोलकर मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को वापस पायल को दे दो। उसके बाद मैं स्नेहा से माफ़ी मांग लूंगी। उसकी बात सुन अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने स्नेहा की तरफ देख जो कि उसे ही देख रही थी, फिर उसने नित्य की तरफ देख जिसके होठों पे एक डेविल स्माइल थी। नित्य ने पायल का हाथ पकड़ उसको अपने साथ ले गई। नित्य जैसे ही पार्किंग में आए उसके सामने सत्यम आ गया। नित्य उसको देखते ही उसके गाल लग गई।
तभी उनके रक्षित भी आ गया। उसने सत्यम को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि आशीष ने उसको कई बार बताया था कि सत्यम नित्य का भाई है और नित्य भी उसे बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए उसको देख रक्षित सीधा नित्य के बगल में खड़ा हो गया और नित्य से सत्यम की तरफ देखते हुए सवाल किया कि ये कौन है। अपने भाई का को नाटक करता देख नित्य मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये सत्यम भाई है बेदी परिवार से। फिर वो सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, सत्यम भाई ये मेरे बड़े भाई है रक्षित है। उसकी बात सुन सत्यम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, ये तुम्हारे बड़े भाई है। आखिर रक्षित सिंघानिया को कौन नहीं जानता था, तो वो कौन था जिससे मैं रेस्टोरेंट में मिला था? भाई वो मेरे भाई थे। तभी सत्यम बोला, नित्य में कभी भी तुमसे पूछा नहीं, लेकिन आप पूछ रहा हूँ तुम्हारा परिवार कौन है। उसको बात सुन नित्य ने मुस्कुरा के जवाब दी, सिंघानिया परिवार मेरा परिवार है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में बेदी परिवार में किसी को पता चले। तुम टेंशन मत लो, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा तुम कौन हो और कौन से परिवार में हो, ये मेरा वादा है तुमसे। और वैसे भी मैं नहीं चाहता वो लोग तुम्हें परेशान करे। उसके बाद फिर वो रक्षित की तरफ देखते बोला, सॉरी सर, हमारी परिवार में नित्य को बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ अपने परिवार में वापस आने के बाद नित्य हमेशा खुश रहे। उसकी बात सुन रक्षित को अच्छा लगा कि भले ही बेदी परिवार ने कभी भी अच्छी ट्रीट नहीं किया हो, लेकिन कोई तो था जिसमें नित्य को प्यार दिया था। रक्षित ने सत्यम की तरफ अपना हाथ बढ़ता हुए बोला, मेरी बहन का ख्याल रखने के और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी या फिर सिंघानिया परिवार की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बेदी परिवार की नहीं। उसकी बात सुन सत्यम ने अभी अपने हाथ को रक्षित की हाथ के जोड़ते हुए बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं है सर। नित्य को मैंने हमेशा से अपनी बहन माना था, लेकिन मैं बहुत ही अनलॉकी हूँ कि मेरी बहन अब मुझे से दूर चली गई, लेकिन एक बात की खुशी है, वो अब हमेशा खुश रहेगी। उसके बाद दोनों अपने हाथ पीछे ले लेते हैं। तभी सत्यम पायल को तरफ देखते बोला, छोटी तुम भी यहाँ हो? उसको बात सुन पायल मुंह बनाते हुए बोली, फाइनली भाई आपको मैं याद हूँ, वरना मुझे तो लगा था नित्य के जाने के बाद तो मुझे भूल जाओगे और आपने फिर से मुझे छोटी बोला। देखो भाई मैं बता रही हूँ, मेरी हाइट पे मत जाना। उसकी बात सुन सबके होठों पे मुस्कान आ गई। तभी सत्यम बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद पायल और सत्यम वहां से निकल गए। रक्षित अब नित्य की तरफ देखते हुए बोला, चलो बच्चा अब हमें भी जान चाहिए। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो दोनों भी कार में बैठकर निकल गए। इधर स्नेहा पीछे से उनकी कार को जाते देख रही थी। तभी उसके सामने एक ड्राइवर आके खड़ा और बोला, मैम चलाएंगे, रेडी है? उसकी बात सुन स्नेहा ने उसको घूर के देख जिसे उस आदमी के पसीने छूटने लगा था, लेकिन वो फिर भी अपनी नज़र को नीचे किए हुए खड़ा था। वही स्नेहा भी उसको देखते हुए कार में बैठ गई और घर चली गई। इधर रक्षित की कार आधे घंटे की ड्राइव के बाद रक्षित ने कार को एक मॉल के सामने रोक दिया। रक्षित जल्दी से कार से बाहर आया और नित्य की साइड का डोर को ओपन कर उसको कार से बाहर आने के लिए बोला। नित्य भी मुस्कुरा कर बाहर निकली। रक्षित ने नित्य का हाथ पकड़ बोला, आज मेरी प्रिंसेस को मैं बहुत सारे शॉपिंग करेंगे। उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई शॉप की जरूरत नहीं है, मेरे रूम में वैसे ही अपने पहले से ही सब कुछ पूरा किया। उसकी बात सुन रक्षित बोला, वो तो बस मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है ना, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद से शॉपिंग करवाऊंगा। वैसे भी कल मैं वापस जा रहा हूँ, तुम मुझे याद करो, मैंने अभी तक ऐसे कोई मोमेंट को कैप्चर नहीं किया है। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल सिंघानिया और राठौर परिवार के पार्टनरशिप में बना हुआ था, इसलिए ये मॉल मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव मॉल में से एक था। रक्षित नित्य को सबसे पहले थर्ड फ्लोर पे लेकर आया, जहां पे सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम था। वही वह के एक शोरूम में रक्षित नित्य को लेकर चला, जिसे देख नित्य ने अपना माथा पीट लिए। रक्षित जैसे ही नित्य के साथ उस स्टोर में एंटर करता है कि सभी सेल्स पर्सन ले जाते से खड़े हो जाते हैं कि तभी एक मैनेजर जल्दी से रक्षित के सामने आते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू स्टार साइन स्टोर। तभी रक्षित बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बहन आने वाली तो उनके लिए ड्रेसेस को रेडी करना है। ये सर। उसकी बात सुन मैनेजर बोल, फिर वो अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोला, सर आपकी बहन किधर है? वो अभी अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही नित्य रक्षित के बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी वो मैनेजर जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट नियति, गुड आफ्टरनून, आप आज यहाँ? अभी आप कल ही तो आई थी। उसकी बात सुन रक्षित बोला, ये नियति नहीं, मेरी बहन नित्य है। तभी मैनेजर बोला, जी नहीं सर, ये स्टार साइन की फाउंडर है, मिस नियति है। अब उसकी बात सुन रक्षित हैरानी से नित्य को देखने लगा। उसने सुना था कि ये स्टोर एक 18 साल की लड़की ने ओन करती है, लेकिन उसने कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं किया। अब लेकिन आज उसको पता चल रहा है कि ये स्टोर उसकी बहन का ही है।
रक्षित अब नित्य को इस शोरूम से कुछ भिन भी सकता था, आखिर उसने पहले से ही इस शोरूम के कितने सारे कपड़े उसके वार्डरोब में रखवा दिए थे। तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई जो बोल रही थी, भाई चलो यहाँ से। फिर वो मैनेजर की तरफ देखते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे चेहरे पे मास्क ना हो तो मुझे पब्लिक में ग्रीट मत करना, और एक बात, इस मंथ की रिपोर्ट मुझे शतक मिल जानी चाहिए। रक्षित को अब थोड़ा एम्ब्रेस फील हो रहा था, तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई, भाई चलो मेरे साथ। फिर वो उसे पाने साथ एक लेडीज सेक्शन में ले गई और बोली, आप मुझे यहाँ से कुछ दिला दो। उसकी बात रक्षित ने उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे नित्य के साथ चल गया। उसने अंदर देखा तो वहाँ पे एक से एक डिजाइन लगे हुए थे, जिसे देख वो खुश हो गया। आखिरकार उसको मौका मिल गया था अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद वो उस शोरूम में एंटर करता है। ये शोरूम भी एक अच्छा ब्रांड था, ये ब्रांड इंडिया की टॉप 3 में आया था। वही नित्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। रक्षित नित्य का हाथ पकड़ आंखने साथ ले जाते हुए एक सेल्स पर्सन के सामने खड़ा कर देता है और फिर नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा तुम्हें जो कुछ भी पसंद आए तुम उसको उठा लेना। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही नित्य को आगे जाते देख रक्षित ने सेल्स पर्सन को रोकते हुए बोला, वो जो भी को उठाए उसको तुम सीधा पैक करने के लिए दे देना, समझ गई ना? ओके सर, सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी को आज एक अच्छा खास कमीशन मिलने वाला था। वो भी नित्य के पीछे पीछे चली गई। नित्य जो भी छूती या पसंद करती या फिर उसको प्राइस पूछती, वो सेल्स पर्सन उस सामान को ले लेती थी। थोड़े ही टाइम में नित्य रक्षित के पास आए और बोली, भाई मेरा हो गया, अब चले। उसके बाद सुन रक्षित ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो उस लेडी की तरफ देखते हुए बोला, जो भी सामना है उसको पैक करके मेरी कार में रखवा दो। उसके बाद वो नित्य को लेकर उस तो बाहर आया। उसके बाद वो लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, क्योंकि अब तक लंच टाइम हो चुका था। इसलिए रक्षित नित्य को लेकर सीधा टॉप फ्लोर पे बने रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां पे नित्य से पूछकर खुद ही ऑर्डर देने चला जाता है। ऑर्डर देकर वो आता है और नित्य के सामने वाले टेबल पे बैठ जाता है। आज उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। रेस्टोरेंट में बैठी सभी लड़कियों की नज़र उस पे थी, जिसे देख नित्य ने एक नज़र अपने भाई को देख, जो कि हमेशा कोल्ड पर्सनैलिटी के साथ रहता था, लेकिन आज वो उसके साथ होने पे मुस्कुरा रहा है। ये देख नित्य को भी खुशी होती कि भगवान ने उसको अजनी गलत को सुधारने का एक मौका दिया है। अब आगे नित्य अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में रक्षित की आवाज आ, जो बोल रहा था, को बच्चा तुमने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा फैशन स्टोर बनाया है। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिलाते हुए बोली, भाई स्टार साइन सिर्फ फैशन ब्रांड नहीं, किसी का सपना है। आपको पता होगा कि इस स्टोर में बहुत सारे डिजाइनर के कपड़े बिकते हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। उसकी बात सुन रक्षित ने अपना सर हिला दिया। तब तक उनका लंच भी आ गया। उन दोनों ने बातें करते हुए ही अपने लंच को फिनिश किया। तभी रक्षित बोला, बच्चा मेरी एक मीटिंग, तो मुझे ऑफिस जाना और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज मैं सिंघानिया कॉपोटी दिखता हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। इधर मयंक अपने बॉस के पास आने हाथ में फाइल लेकर आया और बोला, बॉस जैसे कि आपने कहा था, मैंने जय और प्रेम के कहने के मुताबिक उस समय के बारे में हमारे आदमी सर्च कर है। फिर कुछ टाइम रुक बोला, बॉस उस बात को लगभग 7 साल हो चुका है, इसलिए हमारे आदमियों को ये काम करने में टाइम लगने वाला है। उसकी बात मोक्ष बोला, मयंक मैं तुम्हें 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो औरत चाहिए। वो औरत नित्य के साथ जब वो 11 साल की थी तो इतना कुछ कर सकती है, अब तो नित्य बड़ी हो गई, तो अब वो क्या करेगी, इसलिए हमें उस औरत को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ स्नेहा गुस्से से अपने कमरे में घूम रही थी, क्योंकि रक्षित नित्य को लेकर घर नहीं आया था। तभी उसने देख उसे उसकी मां का कॉल आ रहा, तो तुम जल्दी से कॉल को पिक किया। दूसरी तरफ से उसकी न की आवाज आई, स्नेहा बेटा वो इंडिया आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द आश्रम आओ। उसकी बात सुन स्नेहा के माथे पे पसीना आ गया। उसने फिर खुद पे काबू रखते हुए बोली, ठीक है माँ मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो रेडी होने चली जाती है। थोड़े ही टाइम वो आश्रम में होती है, तभी वहाँ पे एक ब्लैक कार आके रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर आया, उसकी उम्र लगभग रक्षित जितनी थी। उस लड़के आते देख स्नेहा अपनी माँ के पीछे चली गई। उसको इस लड़के से बहुत ज्यादा डर लगता था। वही वो लड़का स्नेहा को इस तरह छुपते देख मुस्कुरा दिया और बोला, ओह तो मेरी स्टीव सिस्टर को मुझसे डर भी लगा है, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर फेयर। तभी स्नेहा को मॉम थोड़ा गुस्से बोली, देखो तुम उससे डरना बंद करो, और वो तुम्हारी बहन है। उसकी बात उस लड़के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो लड़का बिना किसी वार्निंग के स्नेहा की मॉम का गला दबाते हुए बोला, ये मेरी बहन नहीं है, तुम इसकी माँ हो, लेकिन मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये बस मेरा मोहरा है। ये जब तक मेरी बात मानती रहेगी मैं तब तक इसे जिंदा रहेगी। जिस दिन इसने मेरा कहना नहीं माना और मुझे धोखा दिया, उस दिन इसकी जिंदगी को मैं इसे छीन लूंगा।
और तुझ जैसी औरत को तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि तू मेरे बाप का प्यार है, वरना। इसी के साथ उसने स्नेहा की मॉम का गला छोड़ दिया, जिसे वो जाकर दीवार से टकरा गई। तभी वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम ये बातों कि तुम इंडिया वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने डैड से क्या वादा किया है कि जब तुम रक्षित की कंपनी और सिंघानिया कॉरपोरेशन के सीईओ नहीं बन जाते तब तक तुम्हें इंडिया आने जरूरत नहीं थी। उसकी बात सुन वो लड़का बेपरवाही से बोला, मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, बस रक्षित का फंसने की देरी है। उसके बाद चित भी मेरी और पट भी मेरी। दूसरी तरफ रक्षित अब तक नित्य को लेकर सिंघानिया कॉरपोरेशन में आ गया था और सीधा प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में लेकर गया। वह उसका इंतजार अमित कर रहा था। जब उसने रक्षित से साथ एक लड़की को देखा तो शॉक हो गया। उसके बॉस ने आज तक कभी भी किसी भी लड़की साथ नहीं देखा गया था। इनफैक्ट उन्होंने कभी किसी अपने करीब भी आने नहीं दिया था। वही जब रक्षित ने महसूस किया तो वो थोड़ा गुस्से से बोला, अमित मेरी बहन से अपनी आंखें हटो, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। उसकी बात सुन अमित ने हैरानी के भाव से बोला, बॉस ये। वो अपनी बात को खत्म नहीं कर पाया, तभी उसने ध्यान से देखा तो उसके बॉस और उसकी बहन का चेहरा थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। वही फिर उसने स्नेहा का चेहरा याद किया, जिसे सोचकर ही उसका मूड खराब हो गया था। तभी रक्षित ने अमित को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ और जाकर मेरी बच्ची के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। वही उसके मुंह से नित्य के लिए बच्ची सुन अमित फिर से हैरान हो गया। उसने अपने आप से बोला, आज तक मैंने बॉस को किसी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा। फिर वो जल्दी से केबिन से बाहर कहला जाता है। नित्य रक्षित तरफ देखते हुए बोली, भाई हमने अभी अभी तो लंच किया है, आप स्नैक्स ये मन कर दो, मैं और नहीं खा सकती हूँ। उसकी बात रक्षित की भी सही लगती है, वो उसको जबरदस्ती स्नैक्स नहीं खिला सकता, ये उसकी हेल्थ पे असर करता। तभी उसने अमित को कॉल करके वापस बुला लिया। अमित केबिन के दूर पे नॉक करते हुए बोला, बॉस हमारी मीटिंग का समय हो गया है, फॉरेन क्लाइंट हमारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुन रक्षित ने अपना सर हिला दिया और फिर बोला, जाओ और ऑफिस के किसी फीमेल सेक्रेटरी को यहाँ पे बच्चा का ख्याल रखने के लिए भेज दो। अमित के बॉस बोलकर वह से निकल जाता है। रक्षित भी नित्य को केबिन देखने को बोल के वहां से निकल जाता है। वही नित्य अभी केबिन देख रही। ब्लैक और व्हाइट की थीम से बना केबिन बहुत ही अच्छा लुक देखता था। केबिन एक साइड वॉल पे कंपनी के बहुत सर्टिफिकेट्स और अवार्ड के लिए सेल्फ बने हुए थे। सामने वर्किंग टेबल था, उसके पीछे एक बड़ी ग्लास वॉल थी। नित्य अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र टेबल पे पड़ी एक ब्लू फाइल, जिसपे जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ। नित्य उस फाइल को था पढ़ने लगी। उस फाइल को पढ़ते वक्त उसके माथे पे शिकन आ गई। उसने फाइल को अपने हाथ में लिया और जैसे डोर को ओपन को उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहना हुई थी, चेहरे पे भर भर के मेकअप किया था। उसने नित्य को जब देखा कि वो जल्दी जल्दी से बाहर की तरफ जा रही तो उसने जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, मैम आप कहाँ जा रही हैं? उसकी बात का नित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे सवाल किया, मीटिंग रूम कहाँ है? उसकी बात सुन उस लड़की ने नित्य का हाथ में एक ब्लू फाइल को देखा तो उसके माथे पे पसीना आने लगा था। उसने नित्य के हाथ से फाइल को लेने की कोशिश करते हुए बोली, मैम आपको मीटिंग तो में क्यों जाना है? अगर आप ये फाइल देने जा रही है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे मीटिंग रूम में देकर आती हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ घूरते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोली, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, अपनी मत चलाओ। लेकिन फिर भी उसने उसको जवाब नहीं दिया। ये देख नित्य को बहुत तेज गुस्सा आ रहा। उसने जल्दी से गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, अगर ये लड़की कहीं गई तो तुम्हारी जब भी इसके साथ जाएगी। उसके बाद वो दूसरे गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मीटिंग रूम किधर है? उसकी बात सुन और उसके डेंजरस ऑरा को फील करके गार्ड ने जवाब दिया, मैम मीटिंग रूम इसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे है। उसकी बात सुन नित्य सीधा लिफ्ट की तरफ चली गई और जल्दी ही उसकी लिफ्ट 29th फ्लोर पे रुकी। नित्य जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर चली गई। वही अब सब की नज़र नित्य जो कि अपने डेंजरस और के साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ एक लड़की एक जंगल में भागे जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म के निशान थे। उस लड़की के होठों के कोन से खून बह रहा था। वो लड़की अब भागते भागते सड़क पे आ गई थी। वही उसके पीछे कुछ लोग आ रहे थे। वो लड़की बार बार अपने पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक से सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर गई। वही उसके पीछे आ रहे गुंडे जब उस लड़की को किसी गाड़ी से टक्कर लगते देखते हैं तो वो लोग वह से भाग जाते हैं। वही गाड़ी में बैठा शख्स जल्दी से कार से बाहर आता है और उस लड़की तरफ देखता है। उस लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, जिसे उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़का बिना किसी भाव के उस लड़की को अपने कार में बैठ लेता और वह से निकल जाता है। थोड़े ही टाइम उस लड़के की कार एक हॉस्पिटल से सामने आके रुकती है। तभी वह कुछ वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लेकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़का बैकसीट का डोर ओपन कर उस लड़की को कार बाहर निकलता है और उसे उस स्ट्रेचर पे लेता देता है।
तभी उसका फोन किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, शायद ये लोग उस लड़की के आपके पीछे आ रहा है। उसी बात सुन उस लड़के की आंखें गहरी हो गई, उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। तभी एक बार फिर से उसका फोन रिंग हुए, दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कब तक इंडिया आने वाले हो? उस लड़के ने अपनी धीमे मगर प्यार से बोला, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। मैं कोशिश करूंगा कि काम को जल्द से जल्द खत्म करूं। अब आगे। इंडिया में नित्य इस वक्त मीटिंग रूम के गेट के पास खड़ी थी, उसका ऑरा ही काफी था वर्ल्ड के लोगों के मन में उसका डर भरने के लिए। नित्य अभी अंदर ही आ रही थी कि एक गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी रक्षित की आवाज पूरे केबिन में घूमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन न रास्ता रोकने की? फिर वो अपने साइड वाली सीट पे नित्य को बैठने के लिए बोलता है। नित्य अपने उसी और के साथ वहां पे रखे चेयर पे बैठ जाती है। रक्षित उसके सामने पानी का ग्लास बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र रक्षित की तरफ देख, फिर वो बोली, भाई क्या आपको जापानीज लैंग्वेज आती है? उसकी बात पे रक्षित अपना सर ना में हिला देता है। तभी नित्य ने उसके सामने इस फाइल को रखते हुए बोली, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इस फाइल में क्या लिखा? उसकी बात रक्षित बोला, हम आज कंपनी इसके लिए ट्रांसलेटर को हायर करती है और हम उन्हें इस कम के अच्छी सैलरी देते हैं। तब नित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, भाई क्या मैं अभी उस ट्रांसलेटर से मिल सकती हूँ जिसने ये डील को फाइनल में करने में आपकी हेल्प कर रहा है? उसकी बात अमित ने उस ट्रांसलेटर की तरफ इशारा करते हुए बोला, बॉस ये है वो ट्रांसलेटर। उसकी बात सुन नित्य ने उस ट्रांसलेटर की तरफ देखते हुए उस फाइल को देते हुए बोली, रीड इट। उसकी बात वो ट्रांसलेटर घबरा गया, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि ये नित्य बस एक छोटी बच्ची है, उसने उस फाइल को पढ़ने लगा, फिर उसको ट्रांसलेट करने लगा। तभी नित्य अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके चेयर के आसपास घूमने लगी। वहीं उन फॉरेन क्लाइंट के माथे भी पसीना आ रहा था, जिसे देख नित्य के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। तभी नित्य ने उसके हाथ से फाइल लिया और फिर अमित की तरफ देखते हुए बोली, जाओ और किसी और ट्रांसलेटर को लेकर आओ। उसी बात अमित ने माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मिस, लेकिन इस कॉर्पोरेशन में सिर्फ एक यही ट्रांसलेटर है जिसे जापानीज लैंग्वेज आती है। उसकी बात सुन नित्य ने फिर से उस ट्रांसलेटर की तरफ देख, जिसके चेहरे पे अब हल्की मुस्कान, जिसे देख नित्य के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। तभी एक बार फिर से पूरे केबिन में किसी के फाइल पढ़ने की आवाज आई, जिसे सुन सब के सब हैरान, क्योंकि ये फाइल पढ़ने वाली नित्य थी। वो बहुत फ्लुएंटली जापानीज पढ़ रही। अब तब वो वहां मौजूद सभी के पसीने छूटने लगे। रक्षित ने भी उनके बदलते चेहरे का रंग नोटिस कर लिया, जिसे देख उसको सजाते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, इसमें ऐसा भी क्या लिखा जिसे इनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया? उसकी बात सुन नित्य ने जवाब दिया, भाई इसमें लिखा है कि आप यानी रक्षित सिंघानिया कॉरपोरेशन के अंडर आए वाली जितनी भी है, आप उन सभी को प्रोजेक्ट के साथ बिना किसी प्रॉफिट के इनके नाम कर रहे हो। नित्य की बात को सुन रक्षित सुन्न पड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं कि वो यहाँ अपने हाथ से अपनी कंपनी, अपनी मेहनत को बर्बाद करने जा रहा था। तभी उसके कान में नित्य की आवाज गई, जिसने उस ट्रांसलेटर का सर पकड़ टेबल से लगा दिया और फिर वह मौजूद सभी फॉरेन क्लाइंट को जापानीज लैंग्वेज में बैठने को बोल दी। उसने ट्रांसलेटर के सर को टेबल से दबाते हुए बोली, बोल किसके कहने पे तुम लोग ये कर रहे थे और इसे तुम्हें क्या फायदा होने वाला था? उसकी बात सुन वो ट्रांसलेटर बोला, मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने एस कॉरपोरेशन के सीईओ के कहने पे किया है। उसकी बात सुन अमित सुन्न हो गया। तभी नित्य ने अमित को ऑर्डर देने के लहजे में बोली, अमित इन सभी के ऊपर कैसे करो। उसके बाद उसने उस ट्रांसलेटर को छोड़ दिया। तभी रक्षित बोला, अमित इस आदमी को कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, साथ इसको ऊपर कंपनी के रूल के हिसाब से प्लेट लगा और इसे पुलिस स्टेशन भेज दो एक बॉस। उसके बाद उसने उन फॉरेन क्लाइंट की तरफ देख तो नित्य बोली, हाँ तो अब तुम्हारी बारी, अब चुपचाप बातों किसके कहने पे किया है ये सब। उसको बात सुन वो सभी लोग डर गए, क्योंकि इस वक्त नित्य के चेहरे पे बहुत ही डरवाने एक्सप्रेशन थे। तभी उनमें से एक आदमी अपनी जापानीज लैंग्वेज में माफी मांगते हुए बोला, हमें नहीं पता कि वो इंसान को है, लेकिन ये सब हमने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। उस इंसान ने मेरे बेटे को किडनैप किया। तभी दूसरे ने बोला, उसने मेरे कंपनी के सीक्रेट को वायरल करने का धमकी दिया है। तभी तीसरा वाला बोला, उसने मेरी 5 साल की बेटी को किडनैप किया। इसी के साथ वो तीनों अपना फोन आगे कर देते हैं। वही नित्य उनका फोन लेकर उसमें आए वीडियोस को देखती है। नित्य उस वीडियो को अमित को दे देती है। अमित उस वीडियो को लेकर सामने प्रोजेक्टर पे प्ले करता है। अब सबकी नज़र वीडियो पे थी, तो वही नित्य अपने फ़ोन में कुछ टाइप करती है, जिसे रक्षित देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसकी बहन एक मिस्ट्री है, इस बात को अब तक रक्षित समझ चुका था।
वही उस वीडियो में एक आदमी एक चेयर और बैठ हुआ था, वो अंधेर में डूबा हुआ, सिर्फ उसकी आवाज ही सबको सुनेंदे रही लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वही एक स्पॉटलाइट जली जिसके नीचे इस वक्त 2 लोगों को बांध के रखा गया था। एक 19 ईयर का लड़का था, वही उसके बगल में 5 साल की लड़की थी। वही उनके पीछे 2 गार्ड्स खड़े थे। वो आदमी अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर जो मैं बोलूँगा अगर तुमने वो काम किया तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या फिर तुम लोगों ने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसने अपने एक हाथ से इशारा, उसके इशारा पाकर वो दोनों आदमी लड़के पास आए और उसके हाथ की हथेली में कट लगा दिया, जिसे वह पे उस लड़के की चीखने की आवाज गूंज उठी। इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया। अब वो दोनों हाथ जोड़ के रोने लगे। तभी नित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तो उसने तुम्हें इस कंपनी को धोखे से अपने नाम करने के लिए बोला था। उसकी बात वो दोनों अपन सर हिला देते हैं और बोले, हमारी कंपनी जापान की टॉप 3 कंपनी में आती है और जब उन्हें पता चला कि हम आपकी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डील साइन करने वाले तो इसने ये सब किया। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है, वो जो बोल रहा आप दोनों वो ही करिए। उसकी बात सुन रक्षित उसकी तरफ देखने लगा तो नित्य ने बस एक केवल स्माइल कर दिया। उसके बाद वो दोनों आदमी वह से चले गए। उनके जाते ही रक्षित नित्य की तरफ देखते हुए बोला, एंजल तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही किया है? अगर उस इंसान को हमारे प्लान के बारे में पता चला तो कहीं वो उन बच्चों के साथ कुछ करना दे। उसके बाद सुन नित्य बोली, भाई आप बस देखते जाओ आगे क्या होता है, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। और रही बात उनके बच्चों को बचाने की तो वो लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। नित्य ने रक्षित को साफ मान किया था कि जब तक प्लान पूरा ना हो जाए हमें इसके बारे में घर में किसी से बात नहीं करनी है। वही दूसरी तरफ वो तीनों आदमी एक खंडहर वाली जगह पे आते हैं, इस बात से अनजान के उनके पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। वो तीनों आदमी सीधा अंदर जाते हैं। उनके सामने एक किंग साइज चेयर पे एक लड़का बैठ हुआ था। उसके चेहरा अभी भी अंधेरे से छुपा हुआ था। वो आदमी अपना हाथ आगे करते हुए बोला, क्या काम हो गया है? उसी बात सुन वो तीनों जल्दी से उस पेपर को उस आदमी के हाथ में दे देता है और बोला, प्लीज अब हमें हमारे बच्चे और कंपनी को छोड़ दो। उसकी बात सुन वो लड़का फाइल खोल के देखता है तो खुश हो जाता है। आखिर वो अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ लेकर आओ बच्चों को। ये बोल वो फिर से फाइल देखने लगता है जहाँ पे रक्षित का साइन था। वही तीनों अपने अपने बच्चों के साथ साथ कंपनी को बचा के ले जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। 2 दिन बाद, इस घटना को हुए 2 दिन हो चुके थे। उसके अगले दिन रक्षित भी अब अब्रॉड में चला गया था। उसको गए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ। इन 2 दिन में मोक्ष एक बार भी नित्य से नहीं मिल पाया था, क्योंकि नित्यंज पास टाइम भी नहीं था जिसे मोक्ष अच्छे से समझा था। यह वो दोनों रात को बात कर लेते थे। उसको नित्य को देखे पूरे दोनों हो चुके, जिस कारण वो थोड़ा चिड़चिड़ा ही चुका था, क्योंकि वो आखिर बार नित्य से तभी मिला था जब वो उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए छोड़ने गया था। इस समय नित्य बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि उसको अपने प्लान पे वर्क करना था। वही स्नेहा, जिसे खबर मिली थी कि मोक्ष 2 दिन से नित्य से नहीं मिल है, जिसे सुन वो तो ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि नित्य और मोक्ष का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए मोक्ष 2 दिन से नित्य से मिलने नहीं आया। और नहीं वो दोनों अब ज़्यादा साथ में घूमते हैं और नहीं वो रोज की तरह वो नित्य ड्रॉप और लिक नहीं कर पा रहा है। आज भी सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के हंसी खुशी अपन नाश्ता कर रहे। वही स्नेहा अच्छे से रेडी होकर बैठी हुई, उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर था। उसने आज मोक्ष से मिलने का प्लान किया था। नित्य डाइनिंग टेबल पे मौजूद नहीं थी, वो किसी काम से सुबह ही बाहर चलो गई थी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बहुत ही लाइवली माहौल चल रहा था। ऋषभ जी राधिका जी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वही आशीष उन दिनों देख के हंस रहा था, क्योंकि राधिका जी अभी कुछ देर पहले ही ऋषभ जी को उनकी उम्र को लेकर ताने मार रही थी। वही ऋषभ जी उस ताने का बदला ले रहे थे। वो सब लोग अपनी अपने में बिजी थे कि तभी उन्होंने हॉल से कुछ आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन वो लोग जल्दी से हॉल में राधिका जी, ऋषभ जो और आशीष हैरानी से सामने की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इनके घर में इस वक्त बहुत सारे गार्ड अंदर आ रहे। वही उनके बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। जब राधिका जी की नज़र उस आदमी पे गई तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, सुकेश सिंह तुम? हाँ, मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें याद हूँ और नहीं कभी मैं तुम्हें खुद भी भूलने नहीं दूंगा। तभी राधिका जी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में अपनी गंदी सोच के साथ गंदे कदम रखने की? अभी के अभी निकलो मेरे घर से। उनकी बात सुन सुकेश हंसते हुए बोला, ये घर जिसे मैं तुम एक रानी की तरह रहती, वो घर अब मेरा है। आज से और अभी से मैं इस घर का असली मालिक हूँ। उसकी बात सुन राधिका जी व्यंग से बोली,
लगता सुकेश तुमने कोई कॉमेडी क्लास ज्वाइन की है इसलिए तुम इस तरह के जोक मार रहे हो। आज राधिका जी वो राधिका नहीं लग रही जो अपने पति और बच्चे और बाकी लोगों के साथ होती थी। आज उनके अंदर एक तूफान चल रहा था जिसे एक शब्द में कहे तो गुस्सा और नफरत। राधिका जी बात सुन सुकेश ने हंसन लगा, फिर बोला, जान तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा? सॉरी लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आज मैं तुम्हें एक मौका और देता है, इस बूढ़े ऋषभ को छोड़ और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वैसे भी इस ऋषभ के पास उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है जो इसका ख्याल रख लेने और मैं तुम्हार। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो राधिका जी के कदम में गिर गए, क्योंकि उसके मुंह जान शब्द सुन के ऋषभ जी और आशीष को अभी तेज गुस्सा आया था, इसलिए कोई कुछ समझ पाता दोनों ने। ऋषभ जी ने सुकेश को चेहरे के एक पूंछ जड़ दिया, वही आशीष ने उसके चेहरे पे मर और उसको राधिका जो कदम में धक्का दे दिया और खुद भी दोनों उनके सामने खड़े हो गए। वही ऋषभ जी ने एक बार फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन सुकेश के गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया। तभी सुकेश हंसते हुए राधिका जी तरफ देखते हुए बोला, बहुत घमंड है न तुम्हें खुद पे और ओम परिवार पे, लेकिन देखो कैसे तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया और सिंघानिया का पूरा बिजनेस और इस घर को मेरे नाम कर दिया है और खुद इस देश को छोड़ के चल गया। उसकी बात सुन राधिका जी गुस्से से बोली, बंद करो अपना नाटक, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तभी सुकेश ने आओ हाथ को आगे बढ़ाया कि तभी उसके गार्ड्स में एक ने आगे आकर उसके हाथ पे वही ब्लू फाइल रख दी जिसपे उन जापानीज क्लाइंट ने साइन करवाया था और उस फाइल को उनकी तरफ बढ़ दिया, जिसे आशीष ने थाम लिया और उस फाइल को पढ़ने लगा। कुछ टाइम बाद वो अपनी जॉब पे फ्रीज हो गया था। वही जब ऋषभ जी आशीष को चुप देखा तो बोले, क्या हुआ है आशीष? डैड भाई ने इसे साइन किया है। आशीष सदमे से बोला, लेकिन फिर गुस्से से फाइल को सुकेश के हाथ में देते हुए बोला, बिग ब्रो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा। तभी सुकेश खुशी से बोला, अगर ऐसा है तो कॉल करो अपने बिग ब्रो को और उससे इस बारे में पूछ लो। तभी ऋषभ जी बोले, करो आशीष कॉल उसे। उनकी बात आशी ने रक्षित को कॉल लगा दिया। एक बार दो बार ऐसे करते करते लगभग 20 बार आशीष ने कॉल किया, लेकिन रक्षित ने फोन को पिक नहीं किया। वही उसको इस तरह ट्राई करते देख सुकेश को हंसी आ गई। उसने राधिका जज और ऋषभ जी को तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? हाथ टूट गया तुम्हारा? घमंड देख नहीं उठा रहे तुम्हारा बेटा फोन, जबकि ये बात अब तक प्यार मीडिया में फैल चुकी है। तभी ऋषभ जी बोले, मुझे मेरे बेटे पे खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। तभी एक बार फिर सुकेश बोला, ओह नो, तुम तो अभी तक गलतफहमी में जी रहे हो। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा घमंड तोड़ मुझे ये पेपर साइन करके दिया है और मुझे से पैसे भी लिए और अब इंडिया से बाहर है। ये सब बोलते वक्त अब उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर वो आगे बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी वापस आ चुकी है, लेकिन जो भी बोलो उसके इस घर में कदम रखते हुए तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। अब देख, पहले तिहाड़ मॉम डैड का एक्सीडेंट और अब तुम लोग बेघर होने वाले हो, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत शुभ है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑफर है। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी इससे अशुभ। वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही आशीष जो कि उसके पास खड़ा था वो गुस्से से चीखा, बस बहुत हो गया, और एक लात सुकेश के पेट पे मार दी और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सीस के बारे में ऐसा बोलने की? वही वो उसको मारने के आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सुकेश के बॉडीगार्ड ने उसे भी पकड़ लिया। तभी सुकेश उसके पास आते हुए बोला, बहुत चलते हैं न तेरे हाथ और पैर, एक ड्राइवर का बेटा होकर तूने मुझे मारा। फिर वो राधिका जी और ऋषभ जी तरफ देखते हुए, इन लोगों ने तू जैसे ड्राइवर के बेटे कभी भी मैनर नहीं सिखाए हैं, न इसलिए तू इतना उछाल रहा है। फिर वो आशीष की तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी मैंने गलत क्या बोला? वैसे भी वो एक अशुभ लड़की। उसके आगे शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि आशीष ने उसका गला पकड़ लिया था। कुछ गार्ड्स जल्दी से आगे आए, आशीष के हाथ को उसके गले से हटाने लगे। जैसे तैसे करके उन लोगों ने आशीष के हाथ को सुकेश के गले से हटा दिए कि तभी सुकेश लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ टाइम जब उसकी सांसें निर्मल हुई, वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते बोला, जिस हाथ से इसने मेरा गला पकड़ था उस हाथ का माया तोड़ दो कि कभी जुड़ ना सके। उसके बाद सभी को इस घर से बाहर फेंक दो। वैसे भी मीडिया वाले भी देखे को कैसे सिंघानिया परिवार उन्हीं के पल से धक्के मार के निकला जा रहा है। उसी बात वो गार्ड्स आशीष को जबरदस्ती पकड़ के वहां रखे काफी टेबल पे एक लात उसके लात पे मारकर उसके घंटे के बल बैठा देते हैं। वही साइड में खड़ी स्नेहा के लिए ये सब बहुत ही एंटरटेनिंग था। वैसे भी उसको बस यहाँ पे अपने मकसद को पूरा करना था। उसने भी उसका सबसे बड़ा मकसद मोक्ष था। वहीं वो गार्ड्स में से एक ने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक को पकड़ रखा था और उसको लेकर सीधा आशीष के सामने खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए हाथ ऊपर किया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही वो पे किसी के चिल्लाने की आवाज आई।
स्नेहा ने तो बस आंखें बंद करने का नाटक किया था, वो अपना आंखें थोड़ा सा खोल के सब देख रही थी। वहीं इंडिया से दूर एक ऑफिस के केबिन में बैठ रक्षित अपने लैपटॉप पे अपने घर की सीसीटीवी फुटेज को देख रहा। उसके भी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसका दिल कर रहा कि वो अभी इस वक्त सुकेश का जुबान उसके हलक से खींच ले, लेकिन सिर्फ नित्य के प्लान के हिसाब से वो अभी ये था। तभी उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आया। मैसेज देखते ही रक्षित के होठों पे स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप बंद किया और अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया और अब सिर्फ मीटिंग रूम आ गया। वहां बैठे सभी लोग नस उसका चेहरा देखा रहे, जिसपे हमेशा की तरफ कोई भाव नहीं था। वही सब लोग उसके चेहरे को देख समझने की कोशिश कर रहे कि क्या इंटरनेट और ए फेलो बात सच है या नहीं, इसलिए सब लोग बस उसका चेहरा देख रहे थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी थी। इंडिया में पलक अपने क्लास में बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बिल्ली के बच्चे पर गई। ब्लैक एंड व्हाइट के मिक्सचर में वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी हरी आंखें धूप में एक ही चमक रही, जिसे देख पलक जल्दी से क्लासरूम से बाहर जाने लगी। वो अभी क्लासरूम के गेट पास आई थी कि किसी से टकरा के नीचे गिर गई। उसके हाथ के हल्की खरोच आ गई। उसने सामने की तरफ देख जहाँ पे एक मोटा लड़का खड़ा था, वही उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। उसने उस मोटे लड़के की शर्ट की स्लीव को खींचकर बोली, भाई ये ही वो अनाथ लड़के हैं जिसने मुझे मारा था और आपको मोटा भी बोली थी। उसकी बात सुन वो लड़का गुस्से से आगे बढ़ा और पलक जो कि जमीन से उठ रही थी उसको पीछे से धक्का देकर गिरा दिया था। भी लंच ब्रेक था तो सभी बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। इस बार उस लड़के के धक्का देने के कारण पलक का सर डेस्क से जा लगा, जिसे उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उसकी आंखें को आंसू मोती की तरह बह निकले। तभी वो लड़का फिर से आगे आया, लेकिन वो अभी पलक को छू बिना उससे पहले ही किसी ने उसको धक्का दे दिया और वो लड़का फुटबॉल की तरह लुढ़क गया। वही पलक ने देखा उसके सामने वंश खड़ा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस मोटे लड़के तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को गिराने की, उसको धक्का देने की। वही अंश सीधा पलक के पास आया और पलक को अच्छे से खड़ा किया और उसको चेक करने लगा कि कहीं उसने चोट तो नहीं आई है। तभी उसकी नज़र पलक के हाथ पे गई जहाँ पे खरोच आई थी। फिर उसने उसके सर पे देखा जहाँ के बेंच लगने की वजह से रेड होकर फूल गया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा उस मोटे लड़के पास आए और उसके मुंह के एक पूंछ मार दिया, जिससे उस लड़के की नाक से खून बहने लगा था। राजवीर की ट्रेनिंग की वजह से अंश और वंश में थोड़ी ताकत आई थी, लेकिन अंश में ज़्यादा थी क्योंकि वंश हमेशा ही ट्रेनिंग में आनाकानी करता था। इसलिए अंश खुद को स्ट्रांग बन रहा था ताकि अपने भाई को पराते कर सके। और ऊपर अब उसके ऊपर पलक की भी जिम्मेदारी थी। उसने उसे लगातार और 2 पंच मारा, फिर पलक को लेकर मेडिकल रूम चले गए। टू बी कंटिन्यूड।